गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। अबे बेबी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी साउंड आ रही है? गुड यस सर। मॉर्निंग सर। सर आ रही है साउंड। आ रही है। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सर बढ़िया है, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया यार, एकदम मस्त मौज बहार। लाइफ बढ़िया चल रही है। सर बहुत बढ़िया चल रही है। बस आप भी होते डेली तो ज्यादा मजा आता। नहीं नहीं, गुड बढ़िया मॉर्निंग सर। चलनी चाहिए एकदम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग लाइफ सर। गुड एक मॉर्निंग गुड सर, राधे मॉर्निंग, राधे। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सर पता है आपने ना क्रक्स की ऐसी आदत लगा दी थी बच्चों को। G2 की क्लास स्टार्ट हुई, बच्चे सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एंड में सर से बोल, सर ने दो दो बार रिवीजन करा दिया, फिर भी बच्चे कह रहे सर इसका क्रक्स दे दो। मतलब बच्चों को क्रक्स चाहिए हर चीज का। हाँ, फिर वो उन्हें धीरे गुड धीरे मॉर्निंग सर। सुनाया, गुड अब मॉर्निंग, जाके वेरी जाके गुड मॉर्निंग जी, अलग वेरी अलग गुड है पढ़ाने मॉर्निंग, का। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक बार सारे बच्चे फटाफट से अपनी ऑडियो म्यूट कर दो, सारे बच्चे। त्यांनीच घेतले रूममेट सारे बच्चे एक बार फटाफट से ऑडियो म्यूट कर दो संडेला जी। संडेला रोज हेलो। मीटिंग ओए सब। एक बार सारे सारे बच्चे ऑडियो अपनी म्यूट होनी चाहिए, बस ऑडियो अनम्यूट तब होगी जब किसी का डाउट होगा। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, अपना डाउट सेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। ठीक है, आज हमारा डाउट सेशन नंबर 1 है। और अगर आपको ध्यान आ रहा हो, लास्ट संडे को आपको मैंने टारगेट दिया था। ठीक है, टारगेट दिया था 3 चैप्टर का जीएसटी का। और 3 चैप्टर हमारे थे, एक तो वैल्यूएशन का था, एक हमारा सप्लाई का चैप्टर था, और एक तीसरा हमारा चैप्टर था ई वे बिल का चैप्टर। ठीक है जी। तो आज आज उस 3 चैप्टर को फाइनली हम पैकअप करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं वन बाय वन मुझसे पूछेंगे। उसके बाद फिर आज मैं एक टारगेट आपको और दूंगा जो अगले संडे के लिए होगा जी। ठीक है। ये ऐसा करते हैं, पहले अगले संडे के लिए ना आप लिख लो टारगेट क्या क्या है, ताकि अगर कोई बच्चा इसमें लेफ्ट भी करता है तो आपको टारगेट पता होना चाहिए। तो अगले संडे का टारगेट जो है, एक तो चैप्टर आपका है दैट इज कॉम्पोजिशन लेवी का। ठीक है जी। एक चैप्टर आपका है कॉम्पोजिशन लेवी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका चैप्टर जो है, प्लीज 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 ऑडियो बंद होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका एक चैप्टर जो होगा वो होगा जी टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी। एक चैप्टर कॉम्पोजिशन लेवी हो गया, सेकेंड चैप्टर हो गया टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है। थर्ड चैप्टर एक और नोट डाउन कर लो। ये किसी के ऑडियो ऑन है, ऑडियो बंद करो जी। सर एक बार फिर से बताना। हाँ जी। एक चैप्टर है कॉम्पोजिशन लेवी, सेकेंड चैप्टर आपका है टाइम ऑफ सप्लाई जो अगले संडे के लिए है। ठीक है। और तीसरा चैप्टर, एक और छोटा सा नोट डाउन कर लो। तीसरा चैप्टर जो हमारा यहाँ पर आएगा, वो आप करके आओगे। कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा? हाँ 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 हाँ, ई वे बिल तो हो गया आपका। तो थर्ड चैप्टर लिख लो आप, ऐसा करो। दैट इज टैक्स इनवॉइस। ठीक है जी। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ठीक है। ये 3 चैप्टर जो हैं आपने करके आने हैं नेक्स्ट संडे। ठीक है। और अगर किसी ने ई वे बिल नहीं किया तो ई वे बिल को भी नेक्स्ट संडे के लिए लिख लेना। अगर आपने ई वे बिल नहीं किया, अगर ई वे बिल हो चुके तो उसको यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है जी। तो ये आपका अगले संडे का टारगेट है। ये आपको पता होना चाहिए, मैं एक बार टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। और दूसरा, फिर 25 जून से मैंने कहा था कि हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो 25 जून अब आने ही वाला है, परसों से हमारी शाम को सीरीज स्टार्ट हो गई। शाम को 7 बजे मैं डेली एक टेक्स्ट का शॉर्ट बना के डालूंगा, उससे डेली बेस पे आपकी रिवीजन जो होगी वो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, अब अपना एक बार डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं। अब जिन जिन के भी डाउट है, एक बार वो हैंड रेज वाली स्माइली होती है ना, आई थिंक जूम के ऊपर कोई ऑप्शन होता है उसके अंदर, तो वो अपना एक बार कर देना। मैं वन बाय वन बुलाता रहूंगा, आपने अपने डाउट पूछने हैं जी। बीच में कोई ऑडियो ऑन नहीं करेगा जी। बीच में कोई ऑडियो ऑन नहीं करेगा, नहीं तो डिस्टरबेंस होगी बहुत ज्यादा। ठीक है। एक बार थम्स अप, जैसे करण हो गया, हरिओम हो गया, प्रकृति हो गया, ठीक है, अभिषेक हो गया, सौरभ हो गया, सबने स्माइली ऐसे बनाई है ना हैंड रेज वाली, ये स्माइली।
तो ये स्माइली आई थिंक वहां पे एक ऑप्शन होगा रिएक्शन का, वहां से कुछ बनती होगी, तो एक बार वहां से ये मंदमर हैंड को रेस वाली स्माइली बना लेना जी। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले हम डाउट ले रहे हैं जी, हरिओम जी, हरिओम माइक अपना ऑन करो और पूछो डाउट क्या है। ऑडियो वहां से ऑन करो, हाँ जी। हाँ सर, मेरे को ईवे बिल में थोड़ा डाउट था। हैं? ईवे बिल में बताना था सर, वो हाँ एक बोलो, मिनट। ईवी बिल में क्या डाउट है? सर ईवे बिल में वो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में, फिर दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी में वो सामान जाता है ना, हम्म। उसमें कहाँ पे वो ईवे बिल में पूरी डिटेल होती है और कहाँ पे वो ईवे बिल नया बनाना पड़ता है, वो बता दो सर एक बार। उसके अंदर ये था कि तो ईवी बिल बोला के, प्लीज यार, बोलू। ओए नालायक, एक तो अपनी ऑडियो बंद रखो, जिसकी ऑडियो ऑन होगी ना वो यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, नालायक कहेंगे बीच में। हाँ जी, तो ईवे बिल के अंदर हमने ये किया था कि आपका जो एक होता है मल्टी मॉडल कार्गो होता है। ठीक है, मल्टी मॉडल कार्गो का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ट्रक वन से सामान चला, ठीक है, फिर ट्रक वन से मान लो ट्रक टू में गया, फिर ट्रक टू से किसी और गाड़ी में गया। तो उस केस के अंदर गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपका मल्टी मॉडल कार्गो है, उस केस में गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रही है सेम स्टेट में, ठीक है, हाँ अक्षत नालायक, ठीक है, अगर आपकी मूवमेंट इंट्रा स्टेट हो रही है और वो अप टू 50 किलोमीटर है, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि उस केस में जो आपका लास्ट वाला कन्वेंस होगा ना, उसकी डिटेल अपडेट करना जरूरी है। उससे पहले वालों की अपडेट अगर तुमने नहीं भी की तो भी काम चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ट्रक वन है, ट्रक टू है, ट्रक थ्री है, अब ये तीनों इंट्रा स्टेट मूवमेंट हो रही है, अप टू 50 किलोमीटर है, तो ट्रक थ्री की डिटेल अपडेट होनी जरूरी है, ट्रक वन और टू की नहीं भी होगी तो चल जाएगा। बट मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना जितने भी कन्वेंस बीच में होती हैं, सबकी डिटेल अपडेट होती होती है। क्योंकि जैसे मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा तो मेरे को ट्रक की डिटेल डालनी पड़ेगी, फिर अगर मान लो कोई दूसरा ट्रक आएगा तो मुझे अपडेट करनी पड़ेगी। बट लो ये बात कह रहा है कि अगर 50 किलोमीटर तक है तो लास्ट वाले कन्वेंस की अपडेट कर देना, उससे पहले वाले की अपडेट अगर नहीं भी होगी तो चलेगा। बट अगर मूवमेंट हो रहा है इंटर स्टेट, मान लो दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है, तो जितने भी कन्वेंस, प्लीज यार, जितने भी कन्वेंस तुम्हारे बीच में होंगे उनकी डिटेल आपको अपडेट करनी पड़ेगी, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो अप टू 50 किलोमीटर की लिमिट जो है वो इंट्रा स्टेट वाले केस में है, इंटर स्टेट वाले केस में कोई भी लिमिट नहीं है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है हरिओम, ठीक है सर, धन्यवाद। और कोई डाउट? और तो नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ जी करण। सर जो ये वाला चैप्टर है सर, सप्लाई, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला, उसमें हम्म, सर मेरे को सारा समझ में आ गया। बट एक वो चीज है, जैसे वो डिस्काउंट वाला जो उसमें क्वेश्चन है, कि जो कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कैसा डिस्काउंट है, डिस्काउंट्स के सारे टाइप्स मेरे को समझ में आ गए। बट उसमें सर वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखना है क्वेश्चन में कि मेरे को पता लगे कि ये डिस्काउंट मेरे को एक्सक्लूड करना है कि इंक्लूड करना है, ये देखो वाला यार, चीज समझ में आ रहा। देखो सिंपल सी बात है कि आप जब क्वेश्चन रीड करोगे ना, तो हम्म। क्वेश्चन रीड में उसने मान लो अगर डिस्काउंट बोला, डिस्काउंट 2% ऑफ द लिस्ट प्राइस, यस सर। ठीक है, 5% ऑफ द लिस्ट प्राइस, 8% ऑफ द लिस्ट प्राइस, अगर उसने इतना बोल के क्वेश्चन खत्म कर दिया तो वो प्री सप्लाई डिस्काउंट है, वो ऑलवेज माइनस होगा। ओके ठीक है, सर। फिर अगर यस वो सर। कह, प्लीज यार, एक कई नालायक बच्चे अपनी ऑडियो बीच में ऑन करके बैठे हैं। हाँ नहीं, फिर अगर मैं कह रहा हूँ सेकंड तरह का डिस्काउंट ही होता है, जैसे मान लो उसने बोला कि डिस्काउंट जो है वो 10% है, ठीक है, ये एडिशनल डिस्काउंट है, और ये ईयर एंड पर आपको मिलेगा, ये ईयर एंड पर आपको मिलेगा, या उसने बोला कि अगर इतनी क्वांटिटी सेल होगी तब आपको मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई। याद करो, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? ऐसा डिस्काउंट जो तुम्हें पता तो सप्लाई के टाइम या उससे पहले होता है, बट मिलता तुम्हें बाद में है। ठीक है, तो वो डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा, बट उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी जरूरी है। एक तो डिस्काउंट तुम्हें पहले से पता हो, और दूसरा उतने पोर्शन का आईटीसी रिवर्स कर दिया हो। ठीक है, यस सर। अगर मान लो उस क्वेश्चन में लिखा है कि 10% डिस्काउंट है, ये एडिशनल डिस्काउंट है, इतनी क्वांटिटी कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इतनी क्वांटिटी आपने कंप्लीट कर ली है, ठीक है, फिर जो भी आपकी टोटल वैल्यू निकल कर आएगा, जो टोटल लिस्ट प्राइस निकल कर आएगा, उसमें से वो एडिशनल डिस्काउंट माइनस कर देना है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है उसमें ये लिखा होता है
कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा एडिशनल। और वह एडिशनल डिस्काउंट तब मिलेगा अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ नई मशीनरी परचेज की, या कुछ आपने कोई नई एसेट परचेज की, बट वो मतलब जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से वो लिंक ही नहीं होता। ये कौन नालायक है? ठीक है जी। तो वो डिस्काउंट जो है ना उस ट्रांजैक्शन से लिंक ही नहीं होता। तो अगर वो डिस्काउंट उस ट्रांजैक्शन से लिंक ही नहीं है तो फिर वो डिस्काउंट हमें माइनस नहीं करना। बस ये बात ध्यान दो, जैसे आपके ना मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया होगा, तो उसमें एक डिस्काउंट दिया हुआ था कि ये डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मशीन परचेज करोगे। ठीक है तो यस सर, मैं हाँ, देखा था। हाँ तो वो डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब मशीन परचेज करोगे। तो वो ट्रांजैक्शन उस ट्रांजैक्शन से लिंक ही नहीं है, वो ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन है, तो वो डिस्काउंट हमें माइनस नहीं करना। फिर एक डिस्काउंट हमें ऐसा माइनस नहीं करना, उसने फॉर एग्जांपल बोला क्वेश्चन में ना डिस्काउंट के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, और नीचे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हम इसको 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, रीजन इसने बहुत अच्छी सप्लाई की है पूरे साल। ठीक है, अब 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं, रीजन इसने पूरे साल में अच्छी सप्लाई की है। बट ये डिस्काउंट अगर तुम्हें पहले से पता ही नहीं है, दैट इज सेकेंडरी डिस्काउंट। तो याद करो मैंने क्लास में कहा था सेकेंडरी डिस्काउंट जो होता है उसको भी हम माइनस नहीं करते। ठीक है ना? तो वही डिस्काउंट बस आपको माइनस करना है, या तो सिर्फ डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हो वो डिस्काउंट माइनस कर दो, वो प्री सप्लाई डिस्काउंट है। या उसने एक डिस्काउंट ऐसा बोला हो कि हाँ भाई ये डिस्काउंट तुम्हें पता तो सप्लाई के टाइम पर है बट मिलेगा बाद में, और कब मिलेगा जब तुम इतनी क्वांटिटी सेल कर दोगे या ईयर एंड पर मिलेगा। और अगर उतनी क्वांटिटी आपने सेल कर दी है और क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि आपने आईटीसी रिवर्स कर दी है, तो वो डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होगा, तो माइनस कर देना, बाकी कोई डिस्काउंट और माइनस नहीं करना चाहिए। ओके सर। ठीक है जी। और प्रकृति। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मुझे ना वैल्यूएशन वाले चैप्टर में एक जो इंक्लूजन है उसमें सेकंड पॉइंट है ना, जो सप्लायर के बिहाफ पे जो रिसीवर पेमेंट करता है, हाँ जी। उसमें डाउट है। वो मुझे ना एग्जाम्पल नहीं क्लिक हो रही उसमें कौन सी थी, तो एग्जाम्पल वो उसके अंदर आएगा जैसे सेलिंग कमीशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो आप मार्केट में एसी लेने के लिए गए। ठीक है, आपने मार्केट में एसी लिया, तो आपने एसी वाले को बोला कि भैया एसी कितने का है? उसने बोला 50,000 रुपये का है। तो आपने बोला भैया घर में डिलीवर करवा दोगे? उसने बोला जी बिल्कुल घर में डिलीवर करवा देंगे। ठीक है जी। अब मान प्लीज, किसकी माइक ऑन है? तो उसने बोला हाँ भाई घर में डिलीवर करवा देंगे। अब मान लो वो एक रेडी वाला आपके घर में एसी लेके आ रहा है, और रेडी वाला मान लो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा ले रहा है वो 500 रुपये का ले रहा है। ठीक है, तो सप्लायर ने बोला मैं तुम्हारे घर में एसी डिलीवर करवा दूंगा। तो जो आपने 50,000 रुपये एसी के दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आपने दे दी है। भाई उसने बोला 50,000 रुपये का एसी है आपके घर में फ्री में डिलीवरी हो जाएगी, तो 500 रुपये आपको आपको तो नहीं पे करने, वो किसको पे करने हैं? सप्लायर को। अब आपने सप्लायर को बोला कि भाई मैं तुझे 49,500 रुपये दे देता हूँ, ठीक है, और 500 रुपये मैं तेरे बिहाफ पे दे दूंगा ये रेडी वाले को। तो उससे होगा क्या कि आपका जीएसटी लगेगा 49,500 पर, क्योंकि बिल कटेगा 49,500 का। और अगर वही सप्लायर 50,000 रुपये का ऐसी सेल करता तो 50,000 रुपये लगता। तो गवर्नमेंट ने कहा सुनो मेरी बात, अब ये जो 500 रुपये तुमने पे किए हैं ना, ये ऐसा खर्चा है जो एक्चुअल में सप्लायर को बियर करना चाहिए था, बट उसके बिहाफ पे रिसीवर बियर कर रहा है। तो ये खर्चा आपको वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। तो वैल्यू पूरी 50,000 रुपये की आएगी और जीएसटी पूरे 50,000 पर लगेगा। उस पॉइंट का मतलब ये है। तो ऐसे कई बार ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं जो ऑब्लिगेशन होता है सप्लायर का, बट उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर देता है। तो जो भी खर्चे ऐसे हमें दिए होंगे वो सारे हमें वैल्यू में जोड़ के आने पड़ेंगे, तब उस पर जीएसटी लगेगा जी। ठीक है सर, ये तो समझिए। एक प्राइस लिंक्ड सब्सिडी, इसका मतलब बता दो। प्राइस लिंक सब्सिडी का मतलब ये होता है, जैसे आपको सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मेरा काम बोतल की सेल करने का है। ठीक है, अब मेरा काम बोतल की सेल करने का, तो अगर मेरे को सब्सिडी मिल रही है इस बोतल से रिलेटेड, तब तो गवर्नमेंट कह रही है वो सब्सिडी इसके प्राइस से लिंक है। अब मान लो मेरा काम बोतल को सेल करने का है, तो गवर्नमेंट कहती है भाई तो अगर कैमरा सेल करेगा ना, तेरे को हम 1 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। ठीक है, उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका काम ये है, और गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिली किसी और मतलब किसी और सप्लाई से रिलेटेड। तो क्या वो सब्सिडी इसके प्राइस से लिंक करती है? नहीं, इसका तो उससे कोई लेने देना ही नहीं है। तो वो सब्सिडी हम प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो सब्सिडी वही माइनस होगी कि जो काम तुम कर रहे हो अगर उसके प्राइस से वो लिंक करेगी तभी वो सब्सिडी माइनस करनी, नहीं तो माइनस नहीं करनी। ठीक है सर, एक और एक ना, वो टीसीएस नॉट इंक्लूडेबल होता है, वो भी बता दो।
टीसीएस को नॉट इंक्लूडेबल इसलिए करते हैं, पहली बात तो देखो मैंने वो पहले भी कहा था कि टीसीएस जो होता है ना वो एक्चुअल में सिर्फ उसके नाम के आगे टैक्स लिखा है। ठीक है, हम बोलते हैं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, बट क्लैरिफिकेशन ये बात कहती है कि कहने को हमने उसको टैक्स बोला बट एक्चुअल में वो टैक्स नहीं है, वो एक इंटरिम लेवी है। टैक्स क्या होता है? जो तुम असेसमेंट ईयर में पे करते हो, जो तुम 31 जुलाई या 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर पे करते हो, तो ये तो हमने बीच में लिया, तो एक तरह की ये इंटरिम लेवी है, इसको हम टैक्स नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जब वो टैक्स ही नहीं है तो टीसीएस को हमें वैल्यू में इंक्लूड भी नहीं करना। ठीक है सर, समझ गई सर। एक मैंने ना ये बताना था, मुझे ना टैक्स का करने को टाइम नहीं मिला। ये वैल्यूएशन वाला चैप्टर मैंने आज सुबह किया है। अच्छा, बट टाइम निकाल लो थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे। हाँ जी सर, मतलब उन जो आपने इस बारी टारगेट दिया है ना, उसके साथ जो मेरा रह गया वो भी इस बारी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। जो पहले सप्लाई वाला था वो तो मैंने पिछले हफ्ते पहले कर लिया था, उस टाइम पता नहीं कैसे टाइम मिल गया था ग्रुप वन को। इस नहीं वीक बट, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे ग्रुप वन को। नहीं बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कहीं घूमने फिरने गए थे या वैसे पढ़ने में लगे रहे? नहीं नहीं, पढ़ने में सर, घूमने फिरने तो कहीं भी नहीं। चलो ठीक है, मतलब कोशिश करो थोड़ा बहुत आधा पौना घंटा निकाल लो। हाँ जी सर। ठीक है। मैं मतलब सुबह ट्राई करती हूँ कि मेरा ग्रुप वन हो जाए। हाँ सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के हाँ जी सर, अपना, 3:30 उठती हूँ। चलो 3:30 उठते हो? हाँ जी। ओ माय गॉड। बस अरे फिर रात को थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ, 9:30 10 बजे। हाँ फिर ठीक है, चलो फिर तो ठीक है। हाँ मतलब 3 साढ़े 3 अगर उठ रहे हो तो अच्छी बात है, बट अपना बस थोड़ा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आधा पौना घंटा सिर्फ इसलिए निकालने को कह रहा हूँ कि थोड़ी कनेक्टिविटी बनी रहे। जैसे आज आपने मेरे से डाउट पूछे तो आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा, यार हाँ हमें याद आ रहा है कुछ। हाँ बट जी सर। ये कनेक्टिविटी मैं चाह रहा हूँ और कुछ नहीं चाह रहा। मैं ये मैंने नहीं इसके ना कह, हाँ। मतलब आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो जो जड़े 4 दिए थे शायद, 4 वो तो मैंने कर लिए, बस जो थ्योरी वाले थे वो रह गए इसके वैल्यूएशन के। हाँ वो एक बार देख लेना, और हाँ बाकी जी। जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे अभी मैंने टारगेट, आज मेरे से आप डाउट ले लोगे सारे, ठीक हाँ है? जी। तो मैं क्या करूँगा, बुध या वीरवार को एक टेस्ट बना के डाल दूंगा वैल्यूएशन, ईवे बिल और सप्लाई का। ठीक है, ठीक है सर। तो उसमें 4 5 क्वेश्चंस होंगे, वो सोल्व कर लेना नेक्स्ट संडे से पहले। तो नेक्स्ट संडे हाँ में आते जी। ही पहले मैं उसके डाउट ले लूंगा, फिर जो मैंने ठीक है। टारगेट दिया आज आपको उसके डाउट ले लूंगा हाँ फिर। जी। सप्लाई वाला तो बट मैंने ना पहले कर लिया था एक बार, ये सारे क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए थे मैंने, नोट से भी कर लिया था अच्छे से वो तो। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बस बढ़िया, ग्रेट। उसकी बस मुझे थोड़ी सी रिवीजन चाहिए, वो इस बारी हुई नहीं, वो मैं अगले टारगेट के साथ वो भी करने की कोशिश करूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सर। ओके जी, जी अभिषेक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, ये सप्लाई अंडर जीएसटी में जो 7(1)(c है, एक्टिविटी टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई व्हेन मेड विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, शेड्यूल 1 में जो पैरा 3 है सर, वो एजेंट से प्रिंसिपल को गुड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। पैरा 3 कौन सा? प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वाला? यस सर। उसके अंदर तो यार बस सिंपल सी बात यही लिखी है कि अगर कोई प्रिंसिपल जो है वो एजेंट को गुड्स की सप्लाई करेगा, या एजेंट अगर प्रिंसिपल को गुड्स की सप्लाई करेगा, चाहे वो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो, तो भी उसको हम सप्लाई बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं बट सर, एग्जाम्पल उसमें देता हूँ। एक पॉइंट है उसमें, डेल क्रेडिटर एजेंट वाला, उसका वो नहीं समझा। कौन मैंने सा? मॉड्यूल में डेल क्रेडिटर एजेंट वाला एक बार पॉइंट मेरे को उसमें पेज, कुछ। वो उन्होंने ना एजेंट के बारे में लिखा हुआ है। एक बार मेरे यस को सर। पेज, हाँ एक बार मेरे को पेज नंबर बताओ, कौन से पेज पे कह रहे हो? है भी पेज नंबर आपके सामने? सर, अभी तो बुक देखना पड़ेगा एक मिनट। सर मैं बताऊं डेल क्रेडिरे वाला जी पॉइंट। करण। सर उसमें ये है कि जो एजेंट होता है सर जो एजेंट जो प्रिंसिपल होता है, वो जब एजेंट को गुड्स अपने सप्लाई करता है तो उसको डर होता है कि जब वो गुड्स को आगे बेचेगा तो हो सकता है कि कुछ डेटर्स उसको पेमेंट ना दे। तो वो क्या करता है, कुछ एक्स्ट्रा उसको प्रोविजन की तरह उसको कुछ पैसे दे देता है डेल क्रेडिरे के नाम से। तो इसमें क्या होता है कि जो भी अगर कोई बैड डेट्स होता है तो कंपनसेट कर सकता है वो। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि वो सप्लाई के थ्रू उसको मतलब उसको सप्लाई एज अ सप्लाई कंसिडर कर लिया जाता है, जो भी उसको अमाउंट वो आप सेंड करता है वो। सर ये फाउंडेशन में था कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में, तो वहां से नहीं इसको नहीं भाई, मैं मिला। ये पूछ रहा हूँ, वो डेल क्रेडिटर एजेंट का मुझे डेफिनेशन तो क्लियर है फाउंडेशन से। हम्म। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो उसमें कुछ ऐसा था कि इनवाइस अगर अपने नाम पे बनाता है तो। वो ये होता है कि अगर मान लो एजेंट अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो फिर इनवॉइस जो बनेगा वो एजेंट के नाम से बनेगा।
ठीक है। और यस अगर सर। अगर जो एजेंट होता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर जो इनवॉइस बनेगा वो प्रिंसिपल के नाम से ही बनेगा हमेशा। यस सर। ठीक है, वो उस पॉइंट के अंदर ये है। ठीक है, तो इनवॉइस डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर इनवॉइस डिपेंड करता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। अगर मान लो एजेंट अगर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो एजेंट के यस नाम सर। से बन जाएगा, नहीं तो फिर जो इनवॉइस डिडक्ट होगा वो प्रिंसिपल के नाम से होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है अभिषेक जी। सौरभ, सौरभ बोलिए सर, क्या डाउट है आपके? आवाज आ रही? हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी आपकी। अब नहीं आ रही जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी सर गुड मॉर्निंग। वैल्यूएशन, ओ सॉरी, सप्लाई वाला चैप्टर था ना, हम्म। उसमें सर एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में, तो 7(1)(c) में जब हम प्रोविजन लिखते हैं उसमें लिखते हैं हम वेयर एन एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन। क्या लिखते हैं? वेयर एन एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरेशन। हाँ जी। तो मॉड्यूल में सर एक क्वेश्चन है, उसमें एक्टिविटी लिख रखा है, तो ट्रांजैक्शन ऐड करें कि नहीं करें नहीं नहीं, प्रोविजन वो में? देखो वो ना एक्चुअल में क्या है, वो डिपेंड करता है। देखो एक्टिविटी नॉर्मली हम वर्ड यूज कर लेते हैं सर्विस के लिए, यस गुड्स सर। के लिए वर्ड हम यूज कर लेते हैं ट्रांजैक्शन। अब अगर उस क्वेश्चन में एक्टिविटी वर्ड लिखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन दोनों होती सेम ही चीज है। ठीक ओके। है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर वो सर्विस की बात होगी तो नॉर्मली वो कई बार एक्टिविटी वर्ड लिख के छोड़ देते हैं, अगर वो गुड्स की बात होगी तो नॉर्मली वो ट्रांजैक्शन वर्ड लिख के छोड़ सकते हैं, तो उसमें बट कोई नहीं दिक्कत सर, वाली बात नहीं है। उन्होंने 4 पॉइंट एक्सप्लेन किए ना, तो उसमें गुड्स वाला पॉइंट आया, हम्म। तो उसमें फिर ट्रांजैक्शन लिखना हाँ जरूरी तो आप होगा? ट्रांजैक्शन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजैक्शन, उसमें ट्रांजैक्शन नहीं ना लिखा था, मैंने कल भी आपको भेजा था। नहीं नहीं तो कोई फिर, दिक्कत नहीं, ट्रांजैक्शन वर्ड ऐड कर दो। और एक उसमें क्वेश्चन बैंक पे क्वेश्चन है टर्नओवर वाला, वो भी समझा दो। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है टर्नओवर वाला। अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एक 3 और एक क्वेश्चन नंबर। आप मेरे को अभी अभी व्हाट्सएप करोगे, मैं अभी देख लेता हूँ व्हाट्सएप बैठे बैठे। ओके सर, ठीक है। अब मेरे को व्हाट्सएप करो जी। और जिनको और भी डाउट है भाई, ऐसे थम्स अप का देखो साइन बना दो, देखो सबने बनाया हुआ है ना, मैं फटाफट से सबके डाउट लेता रहूंगा। ठीक है, जिनके डाउट्स हैं साइन बना दो फटाफट से, थम्स अप, वो थम्स अप कह रहा हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, हैंड रेज वाला। भेज दिया करो सर, चेक आ गया होगा एक तो। जी। एक, इसमें इसमें क्या डाउट है? सर टर्नओवर इसमें पढ़ा नहीं था हमने क्वेश्चन, ऐसे कुछ। अरे नालायक कैसी बात कर रहे हो, जब हमने कॉम्पोजिशन लेवी और जो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर हमने किया तो उसमें टर्नओवर पढ़ा तो था उसमें, कि टर्नओवर में सारी की सारी आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्टेड हो, नील रेटेड हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो। ठीक है, सारी सप्लाई लेते हैं, बट जीएसटी और सेस नहीं लेते। इनवर्ट सप्लाई जो रिवर्स चार्ज वाली है वो नहीं लेते, और इंटरेस्ट और डिस्काउंट नहीं लेते। तो ये वही तो उसने टर्नओवर की डेफिनेशन बोली है, कि टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है, चेक करो। ओके। और एक ये भी है, रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 3। अब वो डेफिनेशन है कि आप मतलब रिसिप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस को कब, मतलब कब आप ये मान लोगे कि आपने गुड्स और सर्विस की सप्लाई ले ली है। ठीक है, तो उसके अंदर उसने देखो पहले पॉइंट के अंदर ही लिखा है कि पहले, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, पहला कंसीडरेशन, वेर ए कंसीडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द पर्सन हु इज लायबल टू पे। मतलब जहाँ पे कंसीडरेशन है, तो जहाँ पे आपने कंसीडरेशन पे कर दिया, तो उस टाइम पर हम मान लेंगे कि गुड्स और सर्विस मुझे रिसीव हो गया। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जहां कंसीडरेशन नहीं है, फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और द पर्सन टू होम द गुड्स आर डिलीवर मेड अवेलेबल टू और होम पोजेशन। मतलब अगर कंसीडरेशन नहीं है, तो जब वो गुड्स मुझे रिसीव हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे कि गुड्स और सर्विस आपने रिसीव कर ली है। फिर तीसरा वो कह रहे हैं वेयर नो कंसीडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ ए सर्विस। अब इसमें बात कर रहे हैं सर्विस की, द पर्सन टू होम द सर्विस इज रेंडर्ड। ठीक है जी, मतलब जब उसने सर्विस रेंडर की, एंड any reference to a person to whom a supply is made shall be construed a reference to recipient of supply and shall include an agent acting on behalf of recipient relation to goods or service or both। मतलब जब आपने सर्विस रेंडर की है, ठीक है, और जब सामने वाले बंदे ने सर्विस कंज्यूम कर ली, मतलब उसने सर्विस ले ली है, तो उस टाइम पर हम मान लेंगे कि सर्विस रिसीव हो गई है। देखो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, पहली बात तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि मैंने तुम्हें गुड्स दिया, अब तुम कब मानोगे तुम्हें गुड्स रिसीव हुआ? ऑब्वियस सी बात है, जब तुमने मुझे पैसा दे दिया होगा। ठीक है, अगर कंसिडरेशन है। और अगर मान लो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री में जब वो सामान रिसीव हो गया होगा, तब तुम मान लो कि रिसीव हो गया, तो ये वही बात यहाँ पे लिखी है जी। ओके सर।
मतलब डेफिनेशन इतने काम की नहीं है, मेन जो। डेफिनेशन नहीं आएगी कभी, डेफिनेशन सीए इंटर लेवल पे नहीं आती, मे बी एग्रीगेट टर्नओवर वैसे तो वो उसके अंदर कवर हो जाती है, और डेफिनेशन वैसे एग्जाम में नहीं आती। पढ़ के चले जाएंगे, सोल्व ना भी हैंड लिख के ना कोशिश करें। हाँ 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 हाँ, डेफिनेशन का आप छोड़ दो, डेफिनेशन की टेंशन छोड़ दो। ओके, थैंक यू। ओके जी, निश्चय। और चैप्टर भी बता दो एक बार फिर। क्या चीज़ क्या है? कॉम्पोजिशन लेवी था, कॉम्पोजिशन स्कीम था, और कॉम्पोजिशन स्कीम, टाइम ऑफ सप्लाई, और फिर आपका है इनवॉइस वाला चैप्टर। ठीक है सर, थैंक यू। जी निश्चय। गुड मॉर्निंग सर। गुड आपने मॉर्निंग। सप्लाई वाले चैप्टर में कुछ सर्कुलर लिखवाए थे, सर्कुलर ऑफ क्लैरिफिकेशंस। सर्कुलर ऑफ। क्लैरिफिकेशंस हाँ सर, जी। कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई वाला, पैरा 6 का। हाँ जी। तो सर उसमें जो पहली एक्टिविटी थी, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड गुड्स, पैम्पलेट्स, एनवलप्स। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। सप्लाई ऑफ प्रिंटिंग वाला कह रहे हो क्या? यस सर, पहला उसके वाला। अंदर उसके अंदर तो ये था कि मान लो, मतलब आपने सिर्फ पीडीएफ मतलब कंटेंट दिया, बाकी सारा काम सामने प्रिंटर का है, मतलब प्रिंटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है। जैसे मान लो ये मॉड्यूल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मॉड्यूल प्रिंट कराया, अब इसमें प्रिंटिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। फिर याद करो मैंने एग्जांपल दिया था आपका, नैपकिन हो गया, टिश्यू पेपर हो गया, ठीक है, उसके अंदर हम्म। क्या था, प्रिंटिंग कंटेंट कम होता है, गुड्स कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वो गुड्स की सप्लाई बन गया। ठीक है, ऐसे मान लो आपके अपना विजिटिंग कार्ड हो गया, ठीक है, या आपके जो एनवलप्स हो गया, उसमें क्या होता है, गुड्स कंटेंट ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे गुड्स की सप्लाई बन जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, बस यही डाउट था। ओके। जैन साहब, विवेक जैन। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो मैं पिछले वाली मीटिंग नहीं ले पाया था, तो सर एक डाउट था कि सर वो मैं रिवीजन नहीं कर पाया, डीटीआईडीटी आ की वो क्यों? 11 घंटे वाली। सर वो क्लासेस के बैकलॉग में टाइम निकल गया सारा। तो अब करना स्टार्ट कर दो मेरे बच्चे। तो सर किस तरीके से करें? किस तरीके से नहीं, बस टाइम निकालो, तरीका तो वही है जैसे मैंने रिवीजन क्लास के अंदर करवाया है, वही तरीका आप यूज करो। बस अपना मैराथन वो चला लो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे नोट्स आप खोल के सामने रिवाइज करते रहो। मेन तो टाइम निकालना है आपको, रात को निकालो या सुबह निकालो। इस पे सर ठीक वो है, क्या बैकलॉग ज्यादा हो गया था। बट अब अपना बैकलॉग, प्लीज, अब अपना बैकलॉग कंप्लीट करके थोड़ा रिवीजन पे टाइम लगाओ। ठीक है सर। ठीक है और सर ये यस सर। जी। जी खुशी। खुशी अपना माइक ऑन करो। हेलो सर। हेलो। सर मुझे क्वेश्चन बैंक से डाउट था, वैल्यूएशन चैप्टर से। एक बार आप मेरे को क्वेश्चन फटाफट से व्हाट्सअप कर दो। भेज रही। हाँ जी। बाकी सबने वीडियो बंद कर रखी है, तुम्हें क्या नजर लग रही है क्या, ना के नहीं बैठे संडे के दिन? सर भेज दिया। यस सर। ना ही नहीं। सर उठ के सीधा मीटिंग में आना हाँ जी, खुशी बोलिए क्या डाउट है इसमें? यस सर। सर ये जो क्वेश्चन 8 है, सॉरी क्वेश्चन 6, जी। सर इसमें जो इंटरेस्ट इनकम ऑन क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक है, और जो हाँ नीचे वाला इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन, सर हाँ, इसका ट्रीटमेंट जो किया है वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो मैंने आपको सप्लाई के चैप्टर में ही बताया था कि जो लोन वाला इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, जो क्रेडिट कार्ड वाला इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो उसने वही किया है कि अगर लोन मैं कहीं से भी लूंगा, चाहे वो हाउसिंग लोन है चाहे वो नॉर्मल लोन है, ठीक है, तो उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट है तो वैल्यू में ऐड ही नहीं होगा। ठीक है, यस और सर। अगर बात करूंगा क्रेडिट कार्ड की, मान लो मैंने पेमेंट करने में डिले कर दिया, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब वो वैल्यू में ऐड होगा, तो देखो उन्होंने वही किया है, क्रेडिट कार्ड वाला वैल्यू में जोड़ा हुआ है और लोन वाला इंटरेस्ट नहीं जोड़ा हुआ। ओके सर। सर पर जो इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट होता है तो वो तो ऐड होता है। नहीं नहीं, वो लोन वाला कह रहा हूँ ना, लोन वाला तो एग्जम्प्ट है, यस चाहे सर। वो चाहे वो लेट पेमेंट वाला हो, लोन वाले इंटरेस्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता, इंटरेस्ट तो मेरे बच्चे लगेगा ही तब ना। यस सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि जो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट है, एंट्री नंबर 27 है एग्जम्पशन की, जिसमें उसको एग्जम्प्ट यस किया सर। हुआ है।
यस ठीक है, सर। और अगर वो ओके। इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड वाला है तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है, वो आपको वैल्यू में जोड़ के चलना है। ओके सर। सर मुझे एक और डाउट था इसमें, क्वेश्चन 9 में। भेजो। भेज रही हूँ। और ये बाकी बच्चे चैट बॉक्स में क्या कर रहे हैं भाई? वेले हो क्या नालायक? अपनी कहानियां गढ़ रहे हो वहां पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 जी। ये सर, सर इसमें जो फॉलोइंग डिटेल्स दी गई है बाद में, जी। मेरे कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम्स, इनवॉइस फॉर 2 आइटम्स इज मिसिंग। तो सर जो उसमें अमाउंट दिया है 7 लाख, हाँ, फिर उसमें जो जीएसटी निकाला है, पर उसमें से सिर्फ जीएसटी का लिया है और माइनस पूरा 18,000 कर दिया सॉल्यूशन में। मतलब समझा नहीं मैं। 18,000 रुपये तो सर 18,000 रुपये तो देखो, वो कह रहा है कैपिटल गुड्स आउट ऑफ 3 आइटम, इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग एंड जीएसटी यस पेड सर। ऑन दोज 18,000। तो ये 7 लाख रुपए तो वैल्यू है। यस सर। 7 लाख में से पहले वैल्यू निकाल लो, मतलब उसका जीएसटी सर निकाल जीएसटी लो। निकाल लिया। सर ठीक है, 1,26,000 आ रहा है। 1,26,000 ठीक है। यस सर, तो उसमें से 18,000 माइनस करेंगे, बट हाँ, सॉल्यूशन में 63,000 में से माइनस किया 18,000। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उन्होंने इसको सीजीएसटी मान रखा है? यस सर। हाँ, तो वो टोटल में से माइनस होगा। नहीं पर सर 18,000 तो टोटल दिया हुआ है ना। हमें वही वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि 18,000 63 में से नहीं होगा, टोटल में से होगा। यस सर, तो फिर सही कर लें सॉल्यूशन। हाँ हाँ हाँ। ओके सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। जी मयूर, मयूर अपना माइक ऑन करो। है नालायक, अभी बीच में माइक ऑन कर रहा था, अब जब मैं अरे कह रहा हूँ माइक सर ऑन करो, हाँ बोलो। सर 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 आप क्या कहते हैं, मैराथन कब दोगे वो, मतलब कि सितंबर वालों के लिए? क्या कह रहे हो? सितंबर वालों के लिए मैराथन कब लोगे? सितंबर वालों की मैराथन जो होगी जुलाई में अगर होगी तो। सर उसमें ऑफलाइन भी होगी ना? हैं? ऑफलाइन भी होगी ना सर? ऑफलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन होगी जनवरी वालों के लिए। ठीक है सर। हाँ जी। तुम्हारे सितंबर में है क्या अब? है निश्चय? नहीं सर, जनवरी में सर, वो तो मिलने आना था इसलिए पूछ रहा था। अबे तुम मजे ले रहे हो चैट में सबके, मैं तुम्हारा नाम देख रहा हूँ बार बार। हाँ जी मयूर जी, आपकी मेरे भिंडी कलर के बच्चे, माइक आपका ऑफ है, ऑन करो पहले, वहां से ऑन करना होता माइक। सर अब आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है जी। हाँ तो सर, क्वेश्चन बैंक में 949 पेजेस है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इतना सर? क्या कह रहे हो? क्वेश्चन बैंक में सर 949 पेजेस है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व नहीं नहीं, करेंगे? इतने सारे नहीं, उसके अंदर इम्पोर्टेंट हम्म, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के मैंने टेलीग्राम पे डाले थे। अच्छा। हाँ, एक बार मैं तो दोबारा से हाँ। एक बार मैं दोबारा से आज डाल दूंगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, मॉड्यूल वाले क्वेश्चन और वो वाले सोल्व करने हैं। हाँ, और सर मुझे वो सेकेंडरी डिस्काउंट वाला नहीं पता चल रहा। क्या चीज है? सेकेंडरी डिस्काउंट। सेकेंडरी डिस्काउंट? हाँ। सेकेंडरी डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जब आपने ऐसा डिस्काउंट दे दिया जिसको जो पहले से पता ही नहीं था कि मिलेगा, ठीक है, बट आपके दिल में बहुत खुशी आई कि वो कस्टमर इतना बढ़िया, उसने बहुत बढ़िया सेल कर दी, तो आपने कहा भाई मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, मैं तुझे 10% एडिशनल डिस्काउंट दे रहा हूँ। अब ये डिस्काउंट पहले से अनाउंस ही नहीं किया था, ठीक है, तो जो डिस्काउंट अचानक से बाद में मिल गया, जो पहले से नोट नोन था, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी डिस्काउंट। तो गवर्नमेंट कह रही है उसको वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। जी। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, अगला नंबर है गौरव, गौरव 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 गौरव, दिमाग की दही 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 गुड जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गौरव। सर वो जो रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स वाला टॉपिक है सर, वो समझ में नहीं आ रहा। कौन सा? रिट्रेडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा? ओके, रीट्रेडिंग का मतलब पहले तो ये समझो कि क्या होता है, जब कोई टायर घिस जाता है उसके ऊपर एक रबड़ लगती है, उसकी पेस्टिंग होती है। अब अगर मान लो, सिंपल सा है कि अगर रबड़ भी मेरी है, भाई आप मेरे पास आए, आपने कहा मेरे को अपने टायर की रीट्रेडिंग रीट्रेडिंग करवानी है,
ठीक है, तो उसके ऊपर जो रबड़ पेस्ट होगी वो मेरी है, और पेस्टिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट कहती है दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, इसमें गुड्स का कंटेंट ज्यादा है। ठीक है जी, अगर आप सिर्फ मेरे पास आए पेस्टिंग करवाने के लिए, आपने कहा मुझे सिर्फ आपकी ना सर्विस चाहिए, भैया आप मेरे को ये पेस्ट करके दे दो अच्छे तरीके से, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ पेस्टिंग वाला काम कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई वहां पे फेविकोल या कोई ना कोई ऐसा कुछ केमिकल लग रहा होगा जिससे वो पेस्टिंग हो रही होगी, वो तो गुड्स है। बट जो मैं काम कर रहा हूँ वो सर्विस है, तो गवर्नमेंट ने कहा यहाँ पर मेन कंटेंट जो है वो सर्विस है, इसको फिर सर्विस के सप्लाई बोलेंगे जी। ओके सर। सर एक और डाउट था, जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है हम्म। उसमें क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने लिखा है कि म्यूनिसिपल टैक्स 20,000 हैज नॉट बीन रिकवर्ड फ्रॉम भारत, तो फिर हम उसको ऐड नहीं करेंगे नहीं वैल्यू? करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे ना, वेव ऑफ कर दिया ना, माफ कर दिया, जब माफ ही कर दिया तो क्यों नहीं क्यों करेंगे बताओ। सर बट सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में सर टैक्स वगैरह आ ही जाते हैं सर, जो जीएसटी में नहीं आते। अरे मेरे नालायक बच्चे, तुम्हारा 20,000 रुपये का इंटरेस्ट बना, मैंने कहा मैं इंटरेस्ट छोड़ रहा हूँ, जब मैंने इंटरेस्ट ही छोड़ दिया तो वो वैल्यू में ऐड क्यों करोगे, गवर्नमेंट को उस पर जीएसटी देना क्यों है, गवर्नमेंट को जीएसटी उस पर चाहिए ना जो मैंने तुमसे लिया हो। सर पर इंटरेस्ट तो सर अलग रह गया सर, ये तो टैक्स है। क्या कह रहे हो। सर इंटरेस्ट तो सर हमने अलग बात लिखवाया हो भी गई था। ना, ये तो टैक्स है, टैक्स तो फिर कंपलसरी पेमेंट होती है वो। हाँ तो कंपलसरी पेमेंट अंडर एन एक्ट होती है ना, आगे वाला वर्ड भी तो पढ़ो। जब एक्ट ही कह रहा है कि वो इंटरेस्ट नहीं हमें लेना, तो उस पर टैक्स क्यों दोगे फिर। मतलब इसको सर ने ऐड नहीं क्वेश्चन करेंगे है करवाया था, ना? उसमें लिखवाया भी था एक्सीडेंटल पॉइंट, ये बेब ऑफ वाला। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ भाई, देख, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट, हाँ ठीक है जी। जी, अंडर एन एक्ट। एक्ट जब बोलेगा तभी आप टैक्स दोगे, अदरवाइज टैक्स नहीं दोगे। अब जब सेक्शन 15(2) की क्लैरिफिकेशन ने बोला कि अगर कोई इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, आपने वेव ऑफ कर दिया, तो वेव ऑफ करने के बाद वो तुम्हारी वैल्यू का पार्टी नहीं बनेगा। जब वैल्यू हम्म। का पार्टी नहीं बनेगा तो वो एक्ट से ही बाहर हो गया। जब हम्म। वो एक्ट से ही बाहर होगा तो कंपलसरी पेमेंट भी क्या कर लेगी, क्योंकि कंपलसरी पेमेंट वो है जो अंडर एन एक्ट है। ठीक है ना, ये तो एक्ट से ही बाहर कर दिया ना, गवर्नमेंट ने कहा भाई इसको हमें ऐड ही नहीं करना, तो अब ऐड ही नहीं करना तो इस पर टैक्स भी क्यों पे करोगे आप। ठीक है सर, बस यही डाउट थे। थैंक यू सर। ओके। मेघना। हेलो सर, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ जी, आवाज आ रही है जी बिल्कुल आपकी। हाँ, एक्चुअली वैल्यूएशन के चैप्टर में मुझे डाउट है। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। तो वहाँ पे सब्सिडी रिसीव हुआ है गवर्नमेंट से, बट एक्चुअली वो जो सब्सिडी रिसीव हुआ है ना, वो डायरेक्टली लिंक है या प्राइस है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। नाइदर सप्लाई किस मतलब सप्लायर जो है वो किस में एंगेज है वो भी लिखा नहीं है, तो वहाँ पे अजम्पशन है कि वो लिंक है करके प्राइस से। तो ऐसा अजम्पशन ले सकते हैं क्या कि वो लिंक नहीं है प्राइस से? यही पूछना था। नहीं 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 नहीं, देखो अगर सब्सिडी के बारे में कुछ नहीं कहा होगा ना, तो हर केस में आप एजम्पशन ये लिख के आओगे कि वो आपके प्राइस से लिंक है। हाँ। ठीक है ना, हमें कोई दूसरी एजम्पशन लेनी नहीं है, जब वो प्राइस से लिंक नहीं होगी वो स्पेसिफिकली बताएगा कि ये प्राइस से लिंक नहीं है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज हमें एज्यूम करेंगे कि वो प्राइस से लिंक है, बस ये पर ध्यान दो जी। एंड एंसिलरी एक्सपेंसेस है तो उसमें भी वैसा ही अजम्पशन लेना क्या कह रहे हो। है। एंसिलरी एक्सपेंसेस है तो उसमें भी वैसा ही अजम्पशन लेना है क्या? हाँ 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 हाँ, मतलब ऑलवेज हमें ये लेके चलना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना तो उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, तो जो एंसिलरी एक्सपेंडिचर है उसको भी हमें ऐड करके चलना है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हो उसने। ओके, तो वैसा अजम्पशन लिखना है नीचे नोट में। जी जी। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, राहुल कह रहा है इधर कोई मुंह नहीं दिखा रहा, लगता है सब बिना मेकअप के बैठे, और तू मुंह काला करा के बैठा है नालायक। पहले तू दिखा अपना राहुल मुंह, राहुल का मुंह दिखना चाहिए राहुल जी। अगला बच्चा है यहाँ पे, HJ जी। HJ, अपना माइक अपना ऑन कीजिए, आप मेरे से डाउट पूछिए। बोलो। चलो इतने आपकी आवाज आती है, अगला बच्चा फिर विवेक कुमार वर्मा। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये चेक पॉइंट वाला समझ नहीं आ रहा है इसमें। चेक पॉइंट वाला कौन सा मेरे बच्चे। सर इसमें जो ऐसे सारे चैप्टर्स है ना, हाँ इसमें जी। कौन सा चैप्टर का कौन सा चेक पॉइंट है वही समझ में नहीं आ रहा। नालायक, इधर देखो ध्यान से, सिंपल सा तो है, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, कोई भी आइटम गुड्स है या सर्विस है, ठीक है, तो वो चेक पॉइंट नंबर 1 है। फिर उसके बाद चेक करते हो कि वो सप्लाई में कवर है या नहीं है, वो चेक पॉइंट नंबर 2 है।
ठीक है, फिर तुम चेक करते हो प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या नहीं है, वो चेक पॉइंट नंबर 3 है। फिर तुम चेक करते हो वो टैक्सेबल पर्सन वाली कैटेगरी में कवर है या नहीं है, वो चेक पॉइंट नंबर 4 है। फिर तुम चेक करते हो वो एग्जाम्शन में कवर है या नहीं है, वो चेक पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, ये आपके 5 चेक पॉइंट हैं जो ये डिसाइड करवाते हैं जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। फिर उसके बाद नहीं, गवर्नमेंट कहती है अगर जीएसटी लग गया तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू के लिए चेक पॉइंट नंबर 6 है, वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट का चेक पॉइंट नंबर 7 है। ठीक है, फिर तुम्हारा जीएसटी निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कौन पे करेगा, हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, वो चेक पॉइंट नंबर 8 है। फिर जीएसटी हमें देना कब है, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, वो चेक पॉइंट नंबर 9 है। फिर आपका चेक पॉइंट नंबर 10 है, एम फॉर आर आईटीसी की ऑडिट कैसे करवाना है, इनवॉइस कैसे काटना है, पेमेंट का मैनर क्या होगा, रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड, और आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये चेक पॉइंट नंबर 10 है। तो हमारे सीए इंटर लेवल पर इतने ही चेक पॉइंट है बस। सर वो तो ठीक है, लेकिन जो मॉड्यूल है ना आईसीए का, हाँ, उसमें उसमें जिस जिस हिसाब से इंडेक्स है उसी हिसाब से मतलब लिंक कैसे करें? नहीं नहीं नहीं, उस हिसाब से क्या, वो तो यार भाई मेरे उसने तो चैप्टर के नाम लिखे हैं ना। मैं तो आपको चैप्टर का सीक्वेंस बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ने का तरीका क्या होगा। मॉड्यूल में थोड़ा सा कोडिंग लिखा होगा, मॉड्यूल में मत ढूंढो चेक पॉइंट, मॉड्यूल में तो इंडेक्स दिया हुआ है। अब अगर आपको देखना है मॉड्यूल में, आप इंडेक्स पे आओगे, आप एक बार इंडेक्स अगर खोलोगे तो उसमें पहले पेज पे जो इंडेक्स दिया है उसने टोटल 9 चैप्टर दिए हैं आपको। ठीक है जी ना। सर। अब जो 9 चैप्टर दिए हैं उसने पहला दिया इंट्रोडक्शन, ये किसी भी चेक पॉइंट में नहीं आता। ठीक है। जी जी। फिर दूसरे में उसने दिया लेवी और कलेक्शन। अब लेवी और कलेक्शन में आपके चेक पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन और चेक पॉइंट नंबर 2 सप्लाई वाला ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। चेक पॉइंट नंबर 5 भी देखो एग्जाम्पशन वाला इसमें कवर हो गया। ठीक है, तो आप चेक पॉइंट के नाम से मत ढूंढो उसको कि वो मेरे को मॉड्यूल में वो चेक पॉइंट के नाम से नहीं मिल रहा। ओके ओके सर। ठीक है, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज को समझने का तरीका है कि प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी को हमें समझना कैसे है, किस वे में काम करेगा वो। ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ। थैंक यू सर। हाँ जी, विवेक कुमार। हाँ जी, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा यार। सर मैं पूछ रहा हूँ कि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट क्या है वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट किया मैंने अभी वैसे आज वाली क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई ये होता है कि ऐसा डिस्काउंट जो जब मैं सामान बेच रहा हूँ उस टाइम पर मुझे पता है वो डिस्काउंट मिलेगा, बट मुझे अभी नहीं मिलेगा, वो एक पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। जैसे आप मेरी दुकान पर आए, आपने 10 चिप्स के पैकेट लिए, मैंने कहा 10 रुपए का चिप्स का पैकेट है, मैंने कहा अगर तुम महीने के एंड में 500 चिप्स के पैकेट ले लोगे तो मैं तुम्हें ये पैकेट 9 रुपए का लगा दूंगा। अब तुम्हें तो नहीं पता कि तुम महीने के एंड में कितने लोगे। फिर तुम आए 20 और ले गए, 40 और ले गए, और महीने के एंड तक टोटल तुमने मान लो 550 पैकेट ले लिए। अब तुमने वो इवेंट कंप्लीट कर दिया, तो गवर्नमेंट कहती है अब वो डिस्काउंट जो तुम्हें मिलेगा दैट इज पोस्ट सप्लाई। मतलब ऐसा डिस्काउंट जो उतनी सप्लाई होने के बाद मिलेगा वो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट होता है, ये बात ध्यान दो जी। सर और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वैल्यूएशन वाले चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पांचवा क्वेश्चन। मॉड्यूल का। यस सर, 7.29 पेज नंबर पे है। 7.29 पे क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी। सर एक बार इस क्वेश्चन को समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहना चाह रहा है, कह रहा है एकेजे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड गेट एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ प्रोसेस फूड फ्रॉम कस्टमर। द कस्टमर वांट्स टू कंसाइनमेंट टेस्टेड for gluten and specified chemical residues. AKJ Foods Private Limited does the testing before the supply and charges a testing fee for the same from customer. AKJ Food argue that टेस्टिंग फीस जो है उस पार्ट नहीं बनेगी इसका। ठीक है, ये एक सेपरेट एक्टिविटी है, तो कंपनी का आर्ग्यूमेंट सही है नहीं है। याद करो, ये हमने किया था सेक्शन नंबर 15(2) में इंसिडेंटल खर्चे, ऐसे खर्चे जो सप्लाई से रिलेटेड है। अब जो आपने फूड की टेस्टिंग कराई है, चाहे वो टेस्टिंग आपने पहले कराई हो, बट है तो सप्लाई से रिलेटेड ना, बिना टेस्टिंग के आप सामान बेचोगे ही नहीं। और आपने फीस चार्ज भी किससे की है, कस्टमर से।
तो कस्टमर से आपने टेस्टिंग फीस चार्ज की है तो ये वैल्यू का पार्ट बनेगी। वो आर्ग्यूमेंट करे कि वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगी, तो वो गलत कर रहा है। ठीक है। ओके सर, क्लियर। ओके। ओके समीक्षा। हेलो सर। हेलो सर जी। मुझे भी वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पेज नंबर 7.22 पे एक एग्जांपल है, उसमें डाउट है। 7.22 पे एग्जाम्पल है, उसमें डाउट है। कौन सा एग्जाम्पल में डाउट है जी? एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12, पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड ऑन 15 जनवरी 50,000 एंड चार्ज 9,000 IGST. Okay, the term of supply stipulated that discount 2% will be given to OPL if it is make the payment within 1 month. ठीक है जी। OPL avail, ठीक है जी। OPL avail कहाँ पे गया? हाँ, OPL avail the input tax credit 9,000 in the month of January and make the payment of the goods 10th February. और PBPL इशू क्रेडिट नोट 1180, दैट इज 1,000 प्लस में 180 फॉर प्रोपोर्शनेट IGST लेवेबल देयर ऑन। ठीक है। टू OPL ऑन 11 Feb आफ्टर रिसीविंग द क्रेडिट नोट OPL रिवर्स द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 180 टू द डिस्काउंट गिवन बाय द PBPL कैन रिड्यूस GST लाइबिलिटी। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें? वो ये देखो, उसने पेमेंट जो की है उसने 1 मंथ के बाद की है ना। ठीक है। उसने पेमेंट जो उसने यहाँ पे जो उसने बोला कि 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा। 2%, हाँ उसने जो, हाँ 2% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर उसने पेमेंट कर दी 1 मंथ के अंदर। तो 15 जनवरी को सामान बेचा, उसने पेमेंट कर दिया 10 फरवरी को, तो विद इन 1 मंथ कर दी है। ठीक यस है। सर। तो अगर विद इन 1 मंथ कर दी है तो उसको वहां पे डिस्काउंट मिलेगा 2% एडिशनल। ठीक है। तो देखो 50,000 सर का तो, हाँ जी बोलो। सर तो इसमें 180 रुपीज क्यों माइनस किया गया है? क्या चीज है? इसमें 180 रुपीज क्यों माइनस किया गया है? 180 तो उसके सप्लाई से रिलेटेड है ना, जो 1,000 रुपए का, जो 1,000 रुपए का डिस्काउंट है। जो 1,000 रुपए का, 50,000 रुपए का 2% अगर आप निकालोगे तो 1,000 बनेगा ना। हाँ। तो 1,000 बनेगा तो उसका GST कितना बनेगा? 180 बनेगा। हाँ। तो वो भी तो आप वैल्यू में से माइनस करोगे तभी तो आपका नेट निकल के आएगा कितना पे करना है आपने। yes। सर और भाई उसी में एग्जाम्पल 13 भी उसी का कंटिन्यूएशन है, वो भी समझा दो। वो कह रहा है इफ द अबव एग्जांपल इफ टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट, और तो कह रहा है कि अगर टर्म्स उसमें प्रोवाइड ही नहीं होती, भाई उसके टर्म जो हमारी सप्लाई जिस टाइम पर हुई उस टाइम ये टर्म्स डिसाइड ही नहीं है। ठीक है, विद इन 1 मंथ, बट PPBL ऑफर डिस्काउंट टू OPL एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन। उसने बाद में डिस्काउंट दे दिया, तो ये डिस्काउंट कौन सा? सेकेंडरी डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट तो हमारा सेकेंडरी डिस्काउंट हो गया ना। तो यस उसने बोला सर। था, हाँ तो उसने देखो आगे लिखा तो है, द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। ठीक है, इसको हम वैल्यू में से माइनस नहीं करेंगे। तो PBPL विल इशू ए कमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर ओनली फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट। मतलब उसको अलग से डिस्काउंट के लिए वो कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू करेगा, बट वैल्यू में से हम डिडक्ट नहीं करेंगे। तो वैल्यू में से डिडक्ट ना करने का मतलब क्या है कि हम GST जो लेंगे वो पूरी वैल्यू पर GST लेंगे। तो जो उन्होंने 180 वाला, देखो आप चेक करो, उसमें 180 वाला वो GST माइनस नहीं किया हुआ। हाँ। हाँ तो इसलिए माइनस नहीं किया ना, क्योंकि वो डिस्काउंट ही सेकेंडरी डिस्काउंट है। तो अगर वो सेकेंडरी डिस्काउंट है तो माइनस ही वो क्यों करेंगे? ओके सर। तो ऊपर वाला डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल सही डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट जो है वो सेकेंडरी डिस्काउंट है, इसलिए इन्होंने यहाँ से माइनस नहीं किया। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। उसके बाद समीक्षा के बाद आपका डाउट प्रकृति को मेघना, आकांक्षा। हाँ जी सर, मेरे को डाउट था। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, अभी आ रही है? बहुत हेलो। दूर से आ रही है। हाँ जी। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है बिल्कुल। अच्छा ठीक है। सर मिक्स सप्लाई वाले क्वेश्चन में डाउट था, उसमें ना समझ नहीं आ रहा था, मतलब अगर सिंगल इनवॉइस कटा है तो फिर तो मिक्स सप्लाई होगा ना? हाँ, अगर सिंगल इनवॉइस होता तो मिक्स सप्लाई होता है बिल्कुल, अगर सिंगल हाँ प्राइस चार्ज होता है। तो फिर उस पे हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा? हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल होगा बिल्कुल। हाँ, अगर लेकिन क्वेश्चन में मेंशन किया है कि सेपरेट, मतलब उन लोगों का पेमेंट जो हुआ है वो सेपरेट हुआ है, पर एक ही सब जगह डिस्काउंट मिला है, ऐसे वो क्वेश्चन 11 था।
वो तो मैंने आई थिंक क्वेश्चन मॉड्यूल में दिया भी तो हुआ है ना, वो मैंने आपको हाँ, बताया। आपने करवाया भी था तो उस टाइम एक बार देखिए, मैं क्वेश्चन भेज रही हूँ। मैं वो कह रहा हूँ, वही वही उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ। चार के हेड्स होता है हाँ, ना तो वो। उसके अंदर ये है कि आपने इनवॉइस में सेपरेट प्राइस चार्ज किया, ठीक है, हाँ। हर एक का प्राइस अलग अलग है और जीएसटी का रेट भी अलग अलग है। बट जब आपने पैसे पे किए तो पैसे वो कंबाइन पे किए, ठीक है ना? मतलब आपने क्या किया, इनवॉइस में अलग अलग प्राइस है, अलग अलग रेट है, बट मैंने कहा भाई मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मेरा 1 लाख रुपए देना इट डजन मीन कि सामने वाले ने सिंगल प्राइस चार्ज किया। तो ना तो ये मिक्स सप्लाई है और ना ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो ये नॉर्मल सप्लाई है। तो जो भी उनके गुड्स होंगे उस पे उनका रिस्पेक्टिव रेट जो होगा वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब सिंगल चेक देना और सिंगल इनवॉइस ये मैटर नहीं करता, आपका प्राइस कैसे इंडिकेट किए वो मैटर करता है। हाँ 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 हाँ, ठीक और है। वो डाउट था पोस्ट डिस्काउंट वाले में, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप किसी ने पूछा तो वो सॉल्व हो गया। क्या कह रहे हो पोस्ट डिस्काउंट वाले में? डाउट था बट अभी किसी ने पूछा तो अभी सॉल्व हो गया वो। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। दीपिका, दीपिका बेव बेव, अच्छा मेरे को लगा बेवफा, दीपिका बाफना जी। जी, दीपिका जी, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर है ना, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में जो मिक्स वाले क्वेश्चंस है वो सर अभी बन नहीं रहे हैं। कौन सा मिक्स वाले क्वेश्चन? सर वो आईटीसी और भी मतलब सब कुछ देखो अगर, क्वेश्चंस। हाँ अगर अगर एग्जामिशन वाले या कोई आईटीसी वाले मिक्स क्वेश्चन है वो बन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब उसके चैप्टर की अभी हम रिवीजन कर लेंगे तो उसके बाद वो बन जाएंगे, ठीक है? तो उसके आप टेंशन मत लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी एग्जामिशन हमने अभी टारगेट में लिया नहीं है। अगर आप उसको एक बार दोबारा पढ़ोगे, और आईटीसी वाला चैप्टर भी अभी मैं दूंगा आपको टारगेट में, तो अगर आप वो पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद वो कॉन्सेप्ट याद आएंगे तो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर। एंड सर वो जो नोट्स जो है क्वेश्चंस के बाद, वो सर मतलब कभी कभी ऐसे याद नहीं आते। नहीं नहीं, उसमें याद आने वाली बात ही नहीं है ना। आप जो क्वेश्चन ऊपर कर रहे हो, एक सिंपल सी बात है। देखो प्रॉब्लम क्या है, बच्चे कहते हैं सर हमें समझ नहीं आता वर्किंग नोट किसके बनाने किसके नहीं बनाने। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आप जब टेबल फॉर्म में क्वेश्चन करते हो, आपने वैल्यूएशन, आपने लिस्ट प्राइस लिखा, फिर आपने ऐड किया, तो आपके दिमाग में कुछ तो आता होगा ना कि आप ये चीजें ऐड क्यों कर रहे हो। हाँ सर, मतलब हाँ, बट मेरी जो लैंग्वेज है लिखने की वो थोड़ी मतलब वो मेरी वाली लैंग्वेज है। हाँ तो आपकी ही लैंग्वेज चाहिए इंस्टीट्यूट को भाई। सर मैं मतलब अच्छी नहीं लिखती इंग्लिश लैंग्वेज। देखो इतना तो आप लिख सकते हो ना कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। आप ये समझो, टैक्स में आपके वर्किंग नोट्स में वो ये लैंग्वेज नहीं चाहता कि आप बेयर लॉ की लैंग्वेज लिखो। इवन वो टैक्स में लॉ की लैंग्वेज चाहता ही नहीं है, क्योंकि टैक्स का पूरा पूरा पेपर प्रैक्टिकल है। बट उसको कम से कम इतना तो समझ में आए ना कि आपने जो लिखा है, आप कम से कम ये तो लिख सकते हो ना कि एज पर सेक्शन 15(2) हमने ये इंक्लूड किया है। कम से कम ये पॉइंट तो लिख सकते हो ना कि आपने जो यस सर। एडिशन किया है वो एज पर 15(2) की है, 15(2) के कौन से पॉइंट के अकॉर्डिंग किया है, तो वो बात है बस। तो आप ये मत यस। समझो भाई आप इसमें टूटी फूटी इंग्लिश लिखोगे तो लॉ में कैसे लिखोगे फिर? वहां तो पूरा ही लॉ लिखना है में आपको। तो सर मैं याद ही करती हूँ, मतलब अरे सब नालायक समझ लड़के। आने के बाद भी मतलब सर मुझे याद ही करना पड़ता है। हाँ तो गलत है ये चीज, ये सही करो, आगे जाके बहुत दिक्कत देगी ये। लो छोड़ो सर, ये एसएम में क्या हो गया एसएम में? हैं? सर एसएम में तो और भी ज्यादा याद करना है, उसकी लैंग्वेज भी अजीब सी। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, एस एस एसएम एम छोड़ो। एसएम तो इजी है बट लॉ की लैंग्वेज हार्ड होती है तो वो और मुझे लर्न ही करनी पड़ती भाई है। सबसे अब सबसे ऑडिट में भी सर है ना, मतलब ओए, मैं पढ़ती हूँ लर्न करती हूँ बट मैं वापस से मतलब मैं हिंदी अब में मुझे सुनो, सब याद है बट इंग्लिश में ही नहीं लिखना सुनो आता मेरी बात मुझे। सुनो फिर अब। तो सबसे खतरनाक है ऑडिट, ठीक है? अगर ऑडिट की लैंग्वेज तुम्हारी इधर से उधर होती है तो ऑडिट में नंबर नहीं मिलते, क्योंकि सीए का मेन एरिया ही ऑडिट का होता है। तो ऑडिट में तो वो आपके टेक्निकल वर्ड्स चाहेगा ही चाहेगा। ये आप समझ लो, आपको लगेगा कि ऑडिट का पेपर बहुत अच्छा हुआ, नंबर 40-45 से ऊपर नहीं आएंगे। क्योंकि ये बहुत बच्चों के साथ होता है, उनको लगता है भाई साहब पेपर मैंने किया पूरा 100 का, और मेरे तो बहुत बढ़िया पेपर गया, नंबर उसके आते हैं 55-50। उसको लगता है भाई मेरे नंबर कट कहाँ गए। रीजन, क्योंकि ऑडिट इंस्टीट्यूट का देखो दो पेपर ऐसे हैं, एक तो टैक्सेशन का और एक ऑडिट का। ये दो पेपर ऐसे हैं, टैक्सेशन में वो लैंग्वेज चेक नहीं करेगा, टैक्सेशन में वो चेक करेगा तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तुम्हारे वर्किंग नोट्स कि आपने बनाए या नहीं बनाए। बट ऑडिट के अंदर वो लैंग्वेज चेक करेगा, क्योंकि ऑडिट के अंदर वो आपकी ना, लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज लिख नहीं सकते। लैंग्वेज का मतलब यह है कि अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, बट उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं।
जैसे आपने मान लो दीपिका मैम या आईरी सर ने कुछ की पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, रेड में किया होगा, बोल्ड में किया होगा, तो उसका रीजन यही है कि वो पॉइंट्स, वो वर्ड आपको लिख के आना है। ठीक है ना। तो ऑडिट में ये ज्यादा चाहिए होती है, लो में भी वो छोड़ देगा, क्योंकि लो भी हमारे सीए इंस्टीट्यूट का इतना कोर एरिया नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी सीएस बैठे हैं, या हम लो में फिर भी आगे जाके सीख लेते हैं। ठीक है, बट मेन ऑडिट की फील्ड ऐसी है, जो हमारा मेन काम ही आगे ऑडिट का है, तो हमें वहां पे ड्राफ्ट तैयार करके देने होते हैं, तो उसकी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। यस सर, ओके सर। मैं ऑडिट तो सर मतलब रिवाइज करती रहती हूँ ताकि वो लैंग्वेज मैं खुद बोल पाऊँ, मतलब वैसी। हाँ बस वही ध्यान रखना, ठीक है जी। ओके सर। चलो थैंक ओके यू। जी। चंचल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जो आपने वैल्यूएशन ऑफ चैप्टर में सर्कुलर लिखवाया था उसमें जो पॉइंट था एक्टिविटी ऑफ बिजनेस बॉडी बिल्डिंग, और एक और पॉइंट था हेलो, ओए फूड्स। ओए ओए, बिजनेस बॉडी बिल्डिंग क्या है? बस बॉडी बिल्डिंग है नालायक। हाँ, बस बॉडी बिल्डिंग हाँ, और फूड सप्लाई टू द पेशेंट्स, वो वाला पॉइंट समझा दो। और एक सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस वाला। वो मैंने ये कहा था, देखो पहली बात तो आप ये समझ लो, सप्लाई टू द पेशेंट फूड। आप देखो, जब भी कोई आपके घर में से, भगवान ना करे कभी ऐसा हुआ हो, बट जब भी घर में कोई बंदा एडमिट होता है, तो आप कभी चेक करना, जितने दिन वो वहां पे एडमिट होता है, तो वहां पे खाना खाने के लिए हॉस्पिटल से ही मिलता है। ठीक है ना। आप घर में अपने वहां पे मोमोज या छोले भटूरे लेके नहीं जा सकते। तो बंदा अगर बीमार है, तो डॉक्टर कहते हैं इसको हम ही यहाँ पे खिचड़ी दलिया जो भी 2-3 दिन डाइट होगी वो ही देंगे। ठीक है। तो जो अब ये फूड उसको मिल रहा है पेशेंट को, तो ये तो एग्जम्प्ट है, मतलब उस फूड के जो भी चार्जेस होंगे, तो गवर्नमेंट ने कहा वो हेल्थ केयर सर्विस का ही पार्ट है, एग्जम्प्ट है। बट अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आप वहां पे पेशेंट भर्ती है, तुम्हारे घर में से कोई बंदा वहां पे एडमिट है, तो वहां पे कोई देख रेख के लिए साथ में कोई भी होगा। मान लो कोई एक एक आधा पर्सन रात को वहां पे सोएगा। अब क्या हुआ, आपने आपने उनको बोल दिया भैया एक थाली ना मेरी भी ले आना। आपको भी चक्कर ना, हॉस्पिटल में ना आपसे रूम में पूछते हैं कि इस रूम में कितनी थाली चाहिए। ठीक है। तो आपने बोला भैया पेशेंट की तो आए, उसने कहा पेशेंट की तो आएगी, आप लोग बताओ, तो आपने बोला भैया एक थाली मेरी भी। तो आप पेशेंट तो नहीं हो, बट आप खाना खा रहे हो, तो ये हेल्थ केयर सर्विस का पार्ट नहीं होगा, इसमें जीएसटी लगेगा, ये हमने वहां पे डिस्कस किया था। तो जो इन पेशेंट है, जो वहां पे पेशेंट है, उनको जो खाना पीना मिल रहा है वो एग्जम्प्ट है। दूसरे लोगों को जो खाना पीना मिल रहा है वो टैक्सेबल है, एक पॉइंट तो ये था। दूसरा फिर मैंने कहा था, जो मूवीज लगती हैं, अब मूवीज के अंदर आप कभी हॉल के अंदर जाते हो, तो वहाँ पे वो वहाँ पे अपना स्नैक्स लगे होते हैं, नाचोस हो गया, बर्गर हो गया, अपना कई बार वहाँ पे स्वीट कॉर्न वाले भी वहाँ पे लगे होते हैं, स्टॉल्स लगे होते हैं अंदर। तो गवर्नमेंट ने कहा उसको हम रेस्टोरेंट सर्विस का पार्ट मानेंगे। तो अगर रेस्टोरेंट सर्विस का पार्ट मानेंगे, तो उस पर रेस्टोरेंट सर्विस वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये हमने डिस्कस किया था। बट फिर कई बार क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन मूवी की टिकट बुक करवाते हो, तो कई बार ना वहाँ पे कॉम्बो आ रहा है। कॉम्बो क्या आ रहा होता है कि मूवी की टिकट प्लस में लार्ज पॉपकॉर्न 500 रुपए का। अब मूवी की टिकट प्लस में लार्ज पॉपकॉर्न 500 रुपए का, तो इस कॉम्बो को गवर्नमेंट ने बोला ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट एप्लीकेबल होगा। अब इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ऑब्वियस बात है, मूवी की टिकट। तो पूरे 500 रुपए के ऊपर जो भी मूवी की टिकट पर जीएसटी का रेट होगा वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ये पॉइंट हमने वहां पे किया था। ठीक है। फिर बस बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमने ये किया था कि अगर मान लो चेसिस जो होते हैं, चेसिस का मतलब नीचे का स्ट्रक्चर, चेसिस और बस बॉडी, ये एक ही बंदा बना रहा है, और फिर वो सप्लाई कर रहा है, तो गुड्स की सप्लाई है। अगर चेसिस कहीं और से आ रहे हैं, दूसरे वाला बंदा सिर्फ बस की बॉडी बना के दे रहा है, सिर्फ बस की बॉडी बना के दे रहा है, फिर वो सर्विस की सप्लाई है। बस ये पर ध्यान दो जी। और सर एक बात पूछनी थी सर, मॉड्यूल के क्वेश्चंस, मतलब मेरी जीवन की में एडवांस अकाउंट्स की क्लास चल रही है, तो फिर इतना टैक्सेशन को टाइम नहीं मिल पाता है। हम्म। तो सर आप बताइए सर, मैनेज कैसे करूं, मतलब कितना टाइम देना चाहिए टैक्सेशन को। कम से कम दिन में 1 घंटा, बिना 1 घंटा दिए टैक्स को आप सो नहीं सकते। आपको और नींद नहीं सर आनी चाहिए, आपको तड़प होनी चाहिए, भाई साहब मैं सो कैसे रहा हूँ। और सर मॉड्यूल में सर सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस करने के बाद ही क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। उसके बाद ही सोल्व करना है। जितने भी मॉड्यूल में एग्जाम्पल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो अगर आपने अपने हाथ से एक बार अच्छे से कर लिए, मैं तो कहूंगा 2 बार अच्छे से कर लिए, तब जाके क्वेश्चन बैंक पे आना। ओके सर। ओके जी। जी सर अभिषेक। वो हाँ जी, हाँ जी बोलो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, जो लिस्ट है कि वो एक बार प्लीज भेज देना टेलीग्राम पर। मैं अभी 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 मीटिंग खत्म होते ही डाल देता हूँ। सर ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। जी मेरी आवाज अभिषेक। हाँ जी बोलो। सर नमस्ते। मैंने एक न- बात
थी कि जब रेगुलर क्लास हो रही थी ना टैक्स की, हाँ जी। तो मैंने आपके नोट्स का रिवीजन अच्छे से करा था और ओके। मुझे समझ आते हैं। तो आई सेम मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़नी जरूरी होती है? नहीं भाई नहीं, आईसीआई, मैं आप मेरी बात समझो, आईसीआई मॉड्यूल में जो थ्योरी दी हुई है वो पढ़नी जरूरी नहीं है, उसके जो क्वेश्चंस है वो पढ़ने जरूरी हैं। अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि जो हमने क्लास में नोट्स बनवाए हैं उसमें सिंगल सिंगल पॉइंट ऑलमोस्ट लिखा हुआ है। ठीक है ना? ओके। हाँ ओके। तो, हाँ उसके अंदर आपको एक एक लाइन, लाइन बाय लाइन पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप समझो टेक्स्ट का पेपर थ्योरी पेपर नहीं है, टेक्स्ट का पेपर प्रैक्टिकल पेपर है। हमें प्रोविजन क्लियर होने चाहिए, प्रोविजन के बाद हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भर भर के करनी है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने टेक्स्ट में अच्छे नंबर आएंगे, टेक्स्ट में थ्योरी पढ़ने के नंबर नहीं मिलेंगे। ओके सर, मतलब आपके नोट से पढ़ सकते हैं वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चंस। थैंक यू। ओके जी अभिषेक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर सप्लाई अंडर जीएसटी में सर 2.19 पेज पे सर कंसीडरेशन का 3 सिनेरियो दिया हुआ है सर, वो समझ में नहीं आया सर। कंसीडरेशन का कंसीडरेशन में 3 सिनेरियो दिया हुआ है। कौन कौन मॉड्यूल में दो, कह रहे हो? हाँ। कौन सा पेज नंबर है? 2.19। 2.19, अच्छा ये डोनेशन वाला कह रहे हो क्या? हाँ हाँ। हाँ तो डोनेशन तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को डोनेशन दे रहे हो किसी मंदिर में, अगर वो डोनेशन एक्चुअल डोनेशन है, ठीक है, तो आज क्या होता है यार, बड़े बड़े मंदिरों में आपको पता होगा, बड़े बड़े मंदिर भी ना एक्चुअल में बड़े बड़े लोगों की मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, आप कभी देखना डोनेशन जब आप देते हो तो वहां पे ना लिखा होता है किसने डोनेशन दी है, उसका बिजनेस क्या, उसका फोन नंबर क्या है, वो क्या करता है, ये सारी बातें वहां पे लिखी होती हैं। तो ये मंदिर वाले क्या कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया फिर ये डोनेशन थोड़ा, फिर तो ये आपने मार्केटिंग सर्विस दी, उसके लिए पैसा लिया आपने, तो इसको मान लेंगे कंसिडरेशन, तो वो उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, बट हाँ अगर तुम्हारी डोनेशन प्योर डोनेशन है, सच्ची डोनेशन है, आपने कोई भी मार्केटिंग की डिमांड नहीं की, उस बंदे ने आपका, जैसा कई बार देखा होगा आपने, लोग डोनेशन देने के बाद बोलते हैं नाम क्या है, वो बोलते हैं गुप्त दान। भाई मेरे को मेरा नाम नहीं बताना, तो मेरे को मेरा नाम नहीं बताना का मतलब क्या, कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अपना नाम बताने में, उसने कहा डोनेशन दे दी मेरा काम हो गया। तो अगर मैंने कहा ये प्योर डोनेशन है, तो अगर ये प्योर डोनेशन है तो इस पर कोई भी जीएसटी की बातें नहीं होंगी, रीजन क्योंकि इसको कंसिडरेशन का पार्ट ही नहीं मानेंगे। तो पहला पॉइंट तो वही है। ठीक है ना? सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू द गैलरीज फॉर द एग्जीबिशन। अगेन यहाँ पर भी, अगर आपने कोई भी, मतलब जितने भी आजकल एग्जीबिशंस लगते हैं अगर आपको बताओ जी, ठीक है, तो अगर एग्जीबिशन वहां पे लग रहे हैं, तो वहां पे अगर आपका कोई भी सामान बिक रहा है मान लो, तो उस पर जो भी मतलब पैसा मिलेगा, तो वहां पर गवर्नमेंट ये बात करे, वहां पर भी जीएसटी की बातें होंगी। अगर आप इसके नेक्स्ट पेज पे पॉइंट चेक करोगे, देखो उसने लिखा हुआ है, देखो इट इज ओनली व्हेन ए बायर सेलेक्ट ए पर्टिकुलर आर्ट वर्क डिस्प्ले एट द गैलरी एंड द एक्चुअल सप्लाई टेक प्लेस। मतलब तुमने सामने 10 सीनरी दिखा रखी है, कोई उसमें से कोई भी सीनरी लेके नहीं गया या कोई भी पिक्चर लेके नहीं गया, फिर तो वहां पर पैसा है ही नहीं, फिर जीएसटी भी क्यों लगेगा? बट एक बंदे ने बोला ये वाला मेरे को आर्ट वर्क अच्छा लग रहा है, ये ड्राइंग मेरे को अच्छी लग रही है, मेरे को दे दो, आपने कहा 50,000 रुपये की है, उसने 50,000 रुपये दे दिए, आपने वो ड्राइंग दे दी, तो ऑब्वियसली बात है कंसिडरेशन है और जीएसटी लगेगा जी। मतलब डिस्प्ले करने पे जीएसटी नहीं लगना है, ना और ना सप्लाई जब डिस्प्ले, होगा। आप समझो ना, डिस्प्ले करना इज नॉट ए सप्लाई। यस सर। डिस्प्ले करना नहीं है ना, आप जब डिस्प्ले में लगी हुई चीज बेचोगे तो वो सप्लाई है ना। यस सर। तो ये वो बात कह रहे हैं। और तीसरा तो नो क्लेम बोनस वाला तो हमने वैल्यूएशन में भी डिस्कस किया था। नो क्लेम बोनस का जो याद करो, वैल्यूएशन के अंदर मैंने कहा था कि अगर आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो और आपकी गाड़ी कहीं ठुकी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो आपको नो क्लेम बोनस मिलता है। ठीक है, नो क्लेम बोनस मिलता है, उसको वैल्यू में से माइनस करते हैं, हम्म। माइनस करते हैं और बैलेंस वैल्यू पर हम जीएसटी एप्लीकेबल करते हैं। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि जो आपने नो क्लेम बोनस मिला, तो उसको वैल्यू में से माइनस करना है। तो जितना पोर्शन वैल्यू में से माइनस कर रहे हो वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं है, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। और सर ये टाइटल और राइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, मतलब कि टाइटल का मतलब यार ये होता है, टाइटल का मतलब होता है कि मैंने कोई चीज तुम्हें दे दी है, अब वो तुम्हारी है, तुम चाहे उसके साथ कुछ भी करो। ठीक हम्म। है ना? राइट का मतलब ये होता है कि मैंने वो चीज तुम्हें यूज करने के लिए दी है, ठीक है, ठीक तुम सर। उसको आगे सेल नहीं कर सकते, वो होता है राइट। और सर एक मिनट। ठीक है जी। सर ये सर जहाँ सर्कुलर लिखवाए थे सर नोट्स में, वहाँ पे एक पॉइंट स्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स टूल स्पेयर्स, वो वाला पॉइंट। वो तो ये था यार कि अगर आप कोई इंटरस्टेट मूवमेंट कर रहे हो, जो भी उसके टूल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं,
तो स्पेयर पार्ट्स अगर आप इंटरस्टेड मूवमेंट कर रहे हो अपनी ब्रांच को ही, तो उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, वहां पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे कोई सामने वाले बंदे से आपने उसको बेचा नहीं है सामान। ठीक है, आपने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स उसको भेजे हैं, फिर वापस आपके पास आ जाएंगे, तो उसको यहाँ से हम बाहर निकाल के चलेंगे, वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा। और सर ये 71AA वाला सेक्शन सर? 7(1) है कि अगर आप इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी पर्सन हो, फॉर एग्जांपल आप एओपी हो, बीओआई हो, क्लब हो, ठीक है जी, अगर आप अपने मेंबर्स को ही सप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोसाइटी वाला, ठीक है, और सोसाइटी में लिफ्ट लगी होती हैं, लाइट सारी होती हैं, इसके लिए वो तुमसे मेंटेनेंस फीस लेते हैं, तो इसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, ये सप्लाई, सॉरी, इसको हम सप्लाई बोलेंगे, इस पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी किस चीज पे लगेगा सर, मतलब? वैल्यू पे, जो आपके मेंटेनेंस चार्जेस होंगे उस पे लगेगा। अच्छा, मेंटेनेंस चार्जेस पे। जी। अगला जी। और सर जी जी बोलो। अ, हम तो सर अभी उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, तो सिर्फ नोट्स से ही पढ़ पा रहे हैं, मतलब कि नोट्स से, जैसे इस बार टारगेट दिए सर, तो सारा सिर्फ नोट्स से किए सर, मतलब हाँ कि हाँ, कोई, वैल्यूज देखो नोट और से ही पढ़ लो सप्लाई। अच्छे से, नोट से ही पढ़ लो तो भी बहुत बड़ी बात है। और डेली मतलब एक रिवीजन वीडियो देखते हैं वो जीएसटी वाला, और उसमें से जितना होता है उतना रिवाइज करते हैं, बस उतना ही कर पा रहे हैं अभी। डन डन डन, परफेक्ट है। ठीक है सर, थैंक यू हेलो। सर। ओके जी। अगला जी पीसीसी। हेलो। हेलो। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है। हेलो। तो एक बार नो क्लेम बोनस का मतलब बता दीजिए। क्या कह रहे हो? नो क्लेम बोनस का मतलब। किसका मतलब? नो क्लेम बोनस का। एक यार, मेरे को आपकी आवाज दूर से है, तो क्या कह रहे हैं? नोट्स। नो सर क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस मेरे बच्चे, अभी मैंने डिस्कस किया कि जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, अगर आपकी गाड़ी, मान लो मैंने इंश्योरेंस लिया, मैंने कहा मुझे इंश्योरेंस कराना है, तो सामने वाला बंदा मुझे इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज करेगा। अब उसका प्रीमियम कम हो सकता है अगर आपने पिछले साल जो इंश्योरेंस लिया था उसमें आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपने लिया नहीं था, मतलब वो गाड़ी आपकी ना ठुकी नहीं थी, जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपको इंश्योरेंस नहीं दिया होगा, तो अब सारा का सारा पैसा आपने कंपनी को दिया, उस कंपनी के पैसे को आपने यूज नहीं किया, क्योंकि गाड़ी वो कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। तो कंपनी वाले पता क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरी गाड़ी का पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने इंश्योरेंस ले लिया था, तो अगली बार जो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा ना, तो मुझे कोई नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं क्लेम ले चुका था। तो नो क्लेम बोनस नॉर्मली उनको मिलता है कि जो क्लेम नहीं लेते, तो फिर कंपनी वाले उनको एडिशनल डिस्काउंट देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला जो भी तुम्हें नो क्लेम बोनस मिलेगा, जितने परसेंट भी मिलेगा, उसको वैल्यू में से माइनस करेंगे और बैलेंस वैल्यू पे जीएसटी लगाएंगे। ओके सर, थैंक यू। है नालायक, अच्छा मेरे को लगा पीसीसी है ये। सर मैं बोलने वाली थी, ये बीच में आ गई। हाँ वही ना, बताओ, बच्चे ने हैंड रेस भी नहीं किया, ओ माय गॉड। हाँ जी। सर मैं ये बोल रही थी, ये जो वैल्यूएशन में जो लास्ट में जो इंटरेस्ट रहता है, इसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें लमसम में मतलब जीएसटी भी इंक्लूड है कि नहीं है? देखो वो क्वेश्चन में ना लिखा होगा, हमने क्लास में भी किया था, कि अगर उसमें लिखा होता है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है, ठीक है, या लिखा होता है लमसम पेमेंट है, तो ऑलवेज इंक्लूसिव मानेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो आप एजम्पशन लेके आओगे, और एजम्पशन मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि एजम्पशन ऑलवेज इंक्लूसिव की लेके चलना, और उसको एक्सक्लूसिव करके वैल्यू में ऐड करना, बस ये बात ध्यान दो। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। राहुल। राहुल तिवारी। हिमांशी। हरे कृष्णा सर। जी। सर मेरा डाउट था, लेकिन शायद यहाँ से किसी ने पूछ लिया तो क्लियर हो गया बस। चलो बहुत बाकी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। अनुष्का, हो गया डाउट आपका? एक गाना सुना दो सर। हैं? क्या कहने लग रहा है भाई तू? हेलो। कुछ नहीं कहने लग रहा। हाँ जी। हाँ जी बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अनुष्का। सर। सर मुझे ना 2.90 पेज भाई नंबर साहब पे आनंद जो। देखो, आनंद ने गलती से वीडियो ऑन कर लिया, आनंद बैठा है भाई साहब फुल आराम से, बनियान डाल के, है नालायक, तभी तुम वीडियो ऑन नहीं कर रहे बेटे। सर अबे, हरियाणवी में डाउट सॉल्व करना। अबे रुक जाना रे छोरे, 12 बजे का टाइम ऑन लग रहा है, बच्चे इस तरह बैठे रहे ऐसे, पता नहीं नानू के नहीं बैठे क्या सारे। हाँ जी अनुष्का जी, सॉरी। सर पेज नंबर 2.90 पे 6 क्वेश्चन का सी पार्ट। पेज नंबर 3.90 टू पर। पॉइंट नाइन जीरो टू टू पॉइंट पॉइंट नाइन नाइन जीरो
पेज नंबर 2.90 पर क्वेश्चन नंबर 6 6 का सी पार्ट। रमन वाला। हाँ रमन हाँ सर, रमन वाला। रमन इज एन आर्किटेक्ट इन चेन्नई, हिज ब्रदर हु इज सेटल्ड इन लंदन। तो ये तो लंदन में सेटल्ड है, तो मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर डिपेंडेंट नहीं है तो वो रिलेटिव में कवर नहीं है। तो अगर वो रिलेटिव में कवर नहीं है तो उसने लीगल सर्विस ली है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये सप्लाई बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि रिलेटेड पर्सन में कवर होगा तो सप्लाई बनेगा। हाँ सर, ये वाला नहीं, इसका सी पार्ट, सी में तो बनना चाहिए ना, क्यों नहीं बनेगा, इसलिए पूछना चाह रहे हो? सी वाले पार्ट में। हाँ। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो हमने फैमिली की डेफिनेशन की थी उसमें बीवी और बच्चे तो हमेशा आते हैं, बट भाई बहन रिलेटिव में तब आते हैं जब वो हमारे पर होली डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना? तो उसने बोला है ना कि वेल सेटल्ड इन लंदन, सेटल्ड इन लंदन इज ए वेल नोन लॉयर। तो वहां पे वो अपना एडवोकेट है, काम कर रहा है, तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट तो वो है ही नहीं। तो मेरे वो रिलेटेड पर्सन वाली डेफिनेशन में कवर नहीं है, तो कवर ही नहीं है, तो फिर वो सप्लाई में ही नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके थैंक यू। जी। राहुल बोलो, माइक ऑन करो फटाफट से अपना। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज आपकी। जी कृष्णा। सर हेलो। ये हाँ सर, हाँ जी, हाँ जी बोलो। वो स्पेसिफाइड एक्सप्लेनर तो मैं दिक्कत थी उसमें। क्या कह रहे हो? स्पेसिफाइड एक्सप्लेनर तुम दिया है, वो क्या था? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या था? हाँ, वो सप्लाई में वो गुड्स ऑफ सप्लाई गुड बनेगा कि सर्विस की सप्लाई बनेगा, ये समझ नहीं में नहीं क्या आ नहीं, रहा है। अरे नालायक, एक बात मेरे को बताओ, गुड्स की डेफिनेशन जब हमने की तो गुड्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है? गुड्स के डेफिनेशन में क्लियरली लिखा है कि एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। तो एक्शनेबल हाँ, क्लेम तो कोई भी है वो गुड्स में आएंगे। अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में 6 एक्शनेबल क्लेम आते हैं: बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, फिर कैसीनो, और तो तीनों फिर आपके वाले। ऑनलाइन गेम्स आ गए, फिर हॉर्स रेस आ गया। ये 6 के 6 आपके गुड्स की सप्लाई में कवर होंगे जी। ओके, ओके सर, थैंक यू। ओके जी। उसके बाद जी आनंद, कोई डाउट है? हेलो जी सर। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। सर। मैं ये पूछ रहा था सर, मुझे टैक्स में ज़्यादा मतलब कि डाउट्स नहीं आते, तो मुझे इस वजह से टेंशन हो जाती है थोड़ा। हाँ तो अच्छी बात है ना, डाउट नहीं आते तो, ये तो अच्छी बात है। बस ये है कि आप आपकी तैयारी सही चल रही होनी चाहिए, आप क्वेश्चन की यस प्रैक्टिस सर। कर रहे हो, तो डाउट धक्के से थोड़ा बट सर निकालने अभी के मेरे को डाउट ग्रुप नहीं आ वन रहा। के लिए सर थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ग्रुप टू मतलब कि 7 बजे के आसपास खत्म होती है, तो फिर उसके बाद ग्रुप टू हेलो। का रिवीजन करने में नहीं नहीं, टाइम निकल मैं जाती है। आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, बट मैं बोलूंगा कि दिन हेलो में, हेलो हेलो। अरे राहुल 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है कि दिन में आप आधा 1 घंटा निकालो कैसे भी करके, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग निकालो चाहे वो लेट इवनिंग निकालो, थोड़ा सा ग्रुप वन को और टाइम देना जरूरी है। और सर दूसरी बात ये हो जा रही है कि मतलब कि मैं सुबह सोचता हूँ कि मतलब उसके मतलब कुछ ग्रुप वन का रिवाइज कर लूँ, बट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता मेरे भाई? सुबह उठो ना जल्दी, क्यों लेट उठते हो? अपने अंदर थोड़ा डेडिकेशन, जोश वोश लेके आओ। क्या हो गया तुम्हें अभी? सर मैं नाइट में सोचता हूँ कि मैं सुबह उठकर रिवाइज कर लूंगा, बट फिर सुबह उठ नहीं पाता, जिसके कारण रात में भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। तो सुबह उठो, 15 10 15 अलार्म लगा दो, 2 3 मोबाइल में अलार्म लगाओ, 2 3 दिन दिक्कत होगी, चौथे दिन अपने आप नींद खुल जाएगी आपकी। सर 11 आवर्स की क्लास के बाद दिमाग ही नहीं चलता है, भले ही पढ़ाई करते हैं फिर भी। एनर्जी भी नहीं मिल पा रहा है सर हाँ। ग्रुप टू के बाद। सत्तू पियो सब सत्तू। हाँ ये देखो देखो सर आप एमबी सर ओ से भाई प्लीज बोल के साहब। टाइम थोड़ा सा यस कम सर। करवा दो सर प्लीज। हाँ जी सर, सर, एमबी सर का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो टाइम जा रहा है सात सर। बजे का उनका। अरे एमबी सर का सिलेबस भी तो थोड़ा ज्यादा होगा ना। सर सही है अभी सर तो सर। हम होमवर्क और फिर वापस रिवीजन ये सर सब उसमें एक टाइम साथ चला कैसे जाता है कर ग्रुप टू सकते हैं? में। हम करते हैं सर बट ग्रुप फिर टू वो का दिमाग रिवाइज में ही नहीं करने में जा रहा ही तो फिर टाइम क्या ही निकल जा रहा फायदा। है। ग्रुप टू में पूरा सर सर 12 बजे सर तक मेरा होता सर मेरा डाउट था। हाँ अभी राहुल, हाँ पहले राहुल का डाउट ले लो यार, राहुल बड़ा तड़प रहा है जी। राहुल। हेलो सर। हाँ जी। प्रणाम सर। प्रणाम। सर सर डाउट मेरा है ऐसे कि मुझे टाइम तो मिलता है, इसके बाद पता नहीं चलता है टाइम चला कहाँ जाता है सब पूरा। ये डाउट है या क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है?
सर प्रॉब्लम है वो, मतलब सर टाइम तो रहता है बट चला कहाँ जाता है पता नहीं सर। सर मतलब रात तुम में 12 बजे, सर रात में 12 बजे सोता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठ पड़ता हूँ, उसके बाद भी टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है। तुम जैसे टाइम को जाते हुए देख नहीं पा रहे? सर वही तो बात है। मतलब ऐसे सामने से कोई टाइम निकल रहा हो, दिख नहीं रहा तुम्हें? नहीं सर, ऐसा पता ही नहीं चलता है। और तो सर ना, कुछ ऐसा करता भी नहीं हूँ जिससे पता ना चले कि टाइम जा रहा है। अरे नालायक, वेस्ट। सामने सामने घड़ी। सर टाइम कैसे देख पाएंगे? भाई घड़ी में 5 मिनट ऊपर हो चुके, कम से कम ये तो पता लगता होगा कि टाइम 5 मिनट ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, टाइम जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। सर वही होता है ना, 5-5 मिनट कर कर करके वो 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है, पता नहीं चलता है तो कैसे उस चला है। उस तुम 1-2 घंटे में क्या करते हो, जनता जवाब चाहती है। सर वही तो पता नहीं है मुझे भी। पता लगाओ ना, तुम अपने आप को जानो थोड़ा सा, पहले तो ये जानो कि तुम हो कौन, इस दुनिया पे आए क्यों। अरे नालायक कहीं के, जब मैं एक जी पढ़ने सर। के लिए बैठा हूँ तो मुझे जी पता सर। तो होगा ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो तुम सोचते होगे, तुम्हारे ख्वाबों में कोई तो ख्याल आते होंगे। सर जो मतलब G2 चल रहा है उसका रिवीजन सर वगैरह उनकी अच्छे आँख से कब हो चाटी जाता गई? है। क्या कह रहे हो उसमें? सर G2 का रिवीजन वगैरह अच्छे से हो जाता है, बट जो मतलब मेरे मेरे पास टाइम रहता है G1 के लिए, बट उसमें उसका हो नहीं पाता है जिस हिसाब से मैं सोचता हूँ। भाई देख, सिंपल सी बात है, जितना टाइम तेरा आपका बचता है ना, उसमें ना आप जी बैठ सर। के किताब लेके थोड़ा सा एक कोई वो, उसका रीजन पता है क्या, कि आपने कोई लिखित में रिटर्न में कोई आपने प्लान नहीं बना रखा कि आपने ग्रुप 1 का क्या क्या करना है। तो जी होता सर, ये क्या है तो कि, नहीं बना रखा है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, अब तुम्हारी प्रॉब्लम सुनो क्या है। तो लाइट उस है क्या? उस यस सर। प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो कि एक रिटर्न प्लान बनाओ, और जी जहाँ सर। पे तुम पढ़ने के लिए बैठते हो, जहाँ तुम क्लास लेते हो, वो सामने दीवार पे चिपकाओ, जी ताकि सर। जब भी तुम्हारी ग्रुप 2 की क्लास खत्म हो या तुम्हारे पास टाइम बचे, तुम उस टाइम टेबल को देखो कि इस टाइम पर मुझे करना क्या है। तो जी होगा सर। क्या कि तुम एक बार किताब खोल के बैठ जाओगे, पढ़ोगे नहीं, फिर अगली बार तुम्हें खुद ही लगेगा कि मैं किताब खोल के कर क्या रहा हूँ, मैं थोड़ा पढ़ता हूँ। तो जी धीरे सर। धीरे तुम्हारी हैबिट चेंज होगी। जी सर। ठीक है ना? तो थोड़ा सा आपका मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रीमलाइन होना पड़ेगा, थोड़े से आपको रिटर्न प्लान्स बनाने पड़ेंगे। ख्वाबों में या दिमाग में सोच के कुछ नहीं होता कि कल मैं ये करूंगा, परसों, कल तो कभी किसी का आया ही नहीं। यस सर। सिंपल सी बात है ना, हम पूरी जिंदगी यही कहते रह जाएंगे कि हम ये काम कल करेंगे, अभी 2 घंटे के बाद पढ़ लूंगा, 15 मिनट और मोबाइल देख लेता हूँ, या 15 मिनट ये कर लेता हूँ। वो कभी टाइम आएगा ही नहीं। जी सर। ठीक है ना? वो तभी कहावत सुनी हुई होगी आपने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यस सर। ठीक है ना? तो जिस टाइम पर आपको कोई भी काम ध्यान आ जाए, उसी टाइम पर बैठ के उस काम को कंप्लीट कर लो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जी सर। जी सर। ठीक है? तो थोड़ा सा प्लान, रिटर्न प्लान बनाओ इसके। जी सर। हाँ। सर थैंक हमें थैंक यू पता सर। कैसे चलेगा कि उस टाइम मतलब कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में एक चीज? क्या कह रहे हो? तो हमें पता कैसे लगेगा कि मतलब कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब जैसे मैंने आज सोचा कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि इतना टाइम इसको देना चाहिए? अरे जैसे आपने यार नोट्स बनाए होंगे, अब नोट्स आपको पता है कि 40 पेज के नोट्स हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं डेली 4-5 पेज से ऊपर नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग, आपको पता है मैं 1 घंटा दे सकता हूँ। आप ये चेक करो कि क्लास में चैप्टर कितने घंटे में हुआ था। मान लो फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है, मान लो रिवर्स चार्ज वाला। अब मैंने क्लास की आप ड्यूरेशन देख लो कि क्लास में हमने 6 घंटे में किया था, तो 6 घंटे में हमने समझा भी था, 6 घंटे में लिखा भी था, सब कुछ हमने 6 घंटे में किया था। तो आप ये प्लान बना लो कि मेरे को उसको 4 घंटे में करना है। ठीक है, अब 4 घंटे में 40 पेज सर ने लिखवाए हैं, तो डेली मुझे इसके 10 पेज पढ़ने हैं। तो आपको अपने आप को टारगेट थोड़ा सा ज्यादा दो, ताकि आपके शरीर को दुख हो कि यार मुझे करना है। अगर टारगेट ही कम दे दोगे, फिर वो आलसी बन जाएगा, फिर तुम आधे घंटे में कंप्लीट करके फिर आधा घंटा सो जाओगे, तुम्हें लगने का तुमने टारगेट कंप्लीट कर लिया। तो टारगेट थोड़ा सा ना बेंचमार्क थोड़े से हाई सेट करो, ताकि इसको कंप्लीट करने में दुख हो। और अगर वो नहीं हो रहा एक आधा पेज, तो उसको नेक्स्ट डे पे ले जाओ, बट कम से कम मन में सेटिस्फेक्शन होगी कि हमने 9 पेज किए हैं। सर दिन भर में एक ही घंटा मिलता है सर ग्रुप 2 के बाद पूरा? तो 1 घंटा तो लगाओ ना, ये मत सोचो यार, सब देखो, समझ, सिंपल सी बात समझो, सबको इतना ही टाइम मिलता है। आप सबका ग्रुप 2 सबका बराबर चल रहा है, तो ना बार बार इसको मत देखो कितना टाइम मिलता है, आप ये देखो कि उसमें हम क्या कर सकते हैं। आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। आप बार बार, हर बच्चा कह रहा है सर 1 घंटा मिलता है, 2 घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, तो उस 3 घंटे को तुम वेस्ट करना चाहते हो क्या? मतलब तुम क्या चाहते हो कि वो 3 घंटे तुम वेस्ट करो? नहीं सर, एक घंटा जब पढ़ने बैठता हूँ तब मतलब आधा चीज सोचने में निकल जाता है कि अब मतलब उस क्या, उस मतलब कि उस क्या उस पढूं क्या उसी ना का तो पढूं। सॉल्यूशन बता रहा हूँ ना, कि रिटर्न प्लान बनाओ। अभी आज तुम्हारी कोई क्लास अगर नहीं है, तो 1 घंटा बैठ जाओ, हाथ में कागज पेन लेके, कागज पेन में कुछ ना कुछ लिखो।
कि तुम्हारी वीकनेस किस किस में आ रही है, किस किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। तो कल जो तुम्हें 1 घंटा मिलेगा उस तुम्हें 1 घंटे में क्या करना है, लिख लो, ताकि कल का प्लान आज ही सेट करो। जब तुम्हें कल 1 घंटा मिले तुम उस प्लान को देखो, तुम्हें सोचना ही ना पड़े। सोचना पड़ता ही क्यों है, क्योंकि तुमने प्लान ही नहीं बनाए हुए। तो अगर आप मेरे सर स्टडी, वही अगर तो मतलब कि ऐसे टाइम टेबल मैंने बनाया है सर, मतलब कब क्या पढ़ना है कब नहीं, पर उसमें पढ़ना क्या है वो वही नहीं बनाया। है पढ़ना क्या है वही नहीं, हाँ तो वो बनाओ ना। आपको मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि अगर मान लो आपने कोई भी टाइम टेबल बनाया है कि आपने बोला कि मैं 7 से 8 तक सीएल पढ़ूंगा, तो सीएल में चैप्टर भी लिखो कौन सा पढ़ोगे, उसमें चैप्टर लिखो कौन सा पढ़ोगे, फिर चैप्टर में सेक्शन भी लिखो। भाई टाइम टेबल ऐसे नहीं बनते। और देखो आप अगर मेरे को कहोगे, आप मेरे को बोलोगे कि मैं टाइम टेबल बनवा दूं, वो टाइम टेबल एक दिन काम करेगा दूसरे दिन फेल हो जाएगा। क्योंकि हर एक बंदे को अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होती है। ये जितने भी यूट्यूब पे टाइम टेबल बनते हैं वो सारे वेस्ट हैं, वो कभी फॉलो ही नहीं होते। क्योंकि वो, अब वो बंदा आपके अकॉर्डिंग, मेरे सामने 400 बच्चा बैठा है, तो 400 बच्चे के तो अलग घर में अलग अलग सिचुएशन है ना। तो मेरे को पता ही नहीं कौन दिन में जाग रहा है, कौन रात को जाग रहा है, किसका कब टाइम फ्री है। तो वो मैं टाइम टेबल कैसे बनता है वो बता सकता हूँ, बट बनाना आपको ही पड़ेगा। कि आपने अगर बोला 7 से 8 मैं सीएल पढ़ूंगा, तो भाई सीएल में चैप्टर कौन सा पढ़ूंगा पहली बात, फिर उस चैप्टर में कितने सेक्शन है, तो सेक्शन कौन कौन से पढ़ूंगा। ठीक है, तो ये आपको यहां तक जाना चाहिए पहले। क्या कह रहे हो? नहीं सर वो मैं नहीं, कोई और। अच्छा, मेरे को लगा दाल चावल कह रहे हैं खा लो, नालायक। हेलो सर। ये सेजल का। हाँ, तो इस लेवल से आप अपना टाइम टेबल बनाओ, थोड़ा सा मतलब डिटेल में जाके थोड़ा सा बनाओ तो काम आएगा आपके बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी भाई। देखो टाइम बीतता जा रहा है, हमारा बैच खत्म हुआ था आज से आई थिंक 2 महीने पहले, मेरे ख्याल से अब जून हो रहा है। ठीक है, तो नहीं डेढ़, सर 25 दिन हो गए। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देखो इतना टाइम हो गया। ठीक है, ऐसे ही 2 महीने हो जाएंगे, 3। तो ये टाइम तो डे बाय डे बीत रहा है। तो आपको फिर होगा पता क्या, फिर जैसे सितंबर वालों के एग्जाम होंगे ना, तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर नाचेगा। तुम्हें लगेगा भाई अब तो मेरा पेपर आ गया। अभी तुम्हें भी अभी क्यों नहीं लग रहा, तुम्हें लग रहा है सितंबर वाले बच्चे बैठे हैं अभी। तो आपको समझना पड़ेगा भाई, सितंबर, ये टाइम तो बीत जाएगा, सितंबर के बाद जनवरी भी आएगा। तो जो अभी से सुधर के टाइम टेबल बना लेगा तो वो अपना जनवरी में निकाल देगा। नहीं तो बस अपना फिर मैं मतलब बोलना नहीं चाहता कोई बुरी चीज, बट अपना ये समझ लो 10% बच्चा या 15% बच्चा ही पास होता है, 85% बच्चा पास नहीं होता। और वो वही बच्चा 85% है जिसको स्टार्टिंग में लग रहा होता है टाइम बहुत कम है, और बाद में लग रहा होता है कि अब मैं क्या करूंगा। ठीक है ना, तो वो बच्चा स्टार्टिंग से ही समझ जाता है। ठीक है कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ रही है चीजें। मैंने कहा ना, पढ़ने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। एआईआर कहना बहुत आसान है, एआईआर लेना बहुत मुश्किल है। 90 मार्क्स कहना बहुत आसान है, मुंह से निकालने पड़ते हैं, उसको लेने के लिए जान निकल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आज तक का ट्रेंड है 90 मार्क्स लेने इतने आसान नहीं हुए। अगर इतने आसान होते, हर बच्चा क्लास में 100 बच्चे की इच्छा है 90 नंबर लेने की, हर बच्चे की इच्छा एग्जामिशन लेने की, हर बच्चे की इच्छा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाल दूं, बट निकलते ही कहाँ है। आपके सामने आज तक का रिजल्ट तो है ना, ऐसा तो नहीं है कि जनवरी 25 में कोई अलग ही रिजल्ट आएगा। इंस्टीट्यूट रिजल्ट तो मेंटेन करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है, उसको 15-20 से ऊपर निकालना नहीं, क्योंकि मार्केट में डिमांड भी तो उतनी है। वो तुम्हारा 50% थोड़ा निकालेगा। तो अब पता है भाई 15% ही रिजल्ट आना है। तो चीजें इतनी आसान नहीं है, बोलनी आसान है, करनी आसान नहीं है। ठीक है ना, तो ये सिंपल सी बात है। आपको जो चीज आप लेना चाहते हो, आप एआईआर लेना चाहते हो, 90 नंबर लेना चाहते हो, आप ये देखो उसके लिए आप मेहनत कितनी कर रहे हो, आपके क्या प्लान्स बने हुए हैं, कितना टाइम आप वेस्ट करते हो, कितना टाइम आप वेस्ट नहीं करते। ये चीजें, बहुत चीजें मैटर करती है नंबर लाने के लिए, बस ये पर ध्यान दो। हेलो सर। जी कृष जी। सर मैं ऐसे पूछ रहा था सर, सप्लाई के चैप्टर में सर एक इस्टेब्लिशमेंट दूसरे इस्टेब्लिशमेंट को गुड्स ट्रांसफर करता है हम्म। विदाउट कंसिडरेशन, तो सर वो सप्लाई होती है। हाँ, सप्लाई और सर होती है। अगर और अगर अगर सर वो दोनों इस्टेब्लिशमेंट एक ही पैन में रजिस्टर्ड हो तो फिर क्या होगा? डिपेंड करता है, अगर एक सेम पैन में रजिस्टर्ड हैं, अगर अलग अलग रजिस्टर्ड हैं तो भी सप्लाई बनेगी, अगर उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। बट अगर अलग अलग रजिस्टर्ड नहीं है, एक ही रजिस्ट्रेशन है, तो फिर उसको सेल्फ सप्लाई बोलेंगे, फिर वो सप्लाई से बाहर हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। और सर इसका टेस्ट कब है सर? आपने बताया था अभी। मैं बुध या वीरवार को टेस्ट पेपर एक डाल दूंगा आपके ग्रुप में टेलीग्राम पे ना। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का डाउट्स अगर बचाओ फटाफट से ले लो, फिर इसको पैकअप करेंगे जी। सर आप आईआईटी के बाद टीटी का भी वो दोगे ना, प्लान, क्या चीज? डी टारगेट्स? यार डीटी का हम स्टार्ट करेंगे आईडीटी खत्म होने के बाद। जैसे मैंने 4 संडे का टारगेट लिया आईडीटी का। यस ठीक सर। है ना, तो होपफुली जुलाई एंड तक आपका आईडीटी अच्छे से हो जाएगा।
फिर अगस्त और सितंबर का महीना हम लगाएंगे पूरा डीटी के ऊपर। ठीक है, तो ओके मतलब सर। ऐसे ही मैं आपको डीटी के टारगेट दूंगा, एक बार पहले आईटीटी खत्म कर लें हम। ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, आप मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस लेने वाले हो क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूट्यूब पे कह रहे हो आप? हाँ, यूट्यूब पे हाँ, या नहीं नहीं नहीं, वो ऐप पे। करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने मई वाले बच्चों को करवाई थी, इस बार भी कराऊंगा। ठीक है, बट तब तक के लिए आपको मैंने मटेरियल बता रखा है। एक तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हो गया, एक क्वेश्चन बैंक दे रखा है। मैं अभी क्लास के बाद अपना डाल दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, वो आप करने स्टार्ट करो। तो जी। मुझे क्वेश्चन बैंक किधर डाले आपने? क्या चीज़ है? क्वेश्चन बैंक आपने किधर डाले, ग्रुप पे डाले क्या, टेलीग्राम पे? क्वेश्चन बैंक मैंने टेलीग्राम पे डाला था, एक बार दोबारा से डाल दूंगा अगर नहीं मिल रहा तो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी है तब। सर जी। सर जब हम वो सब्सिडी देखते हैं, जब अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सब्सिडी का इफेक्ट पहले ही ले लिया, मतलब माइनस कर चुके हैं हम हाँ, सब्सिडी, ऑलवेज अगर है ऑलवेज ना, ये मान के चलोगे कि आपने माइनस कर दिया, तो अगर वो गवर्नमेंट वाली है तो ओके, नॉन गवर्नमेंट वाली है तो आप ऐड तो करोगे। फिर ऐड कर देंगे। और जी। सर जो अपने पोस्ट सप्लाई वाला बताया था ना डिस्काउंट, उसमें हम मतलब जो डिस्काउंट अमाउंट है उस पे जो जीएसटी लगती है उसको प्लस माइनस करने का ही देखते हैं, क्योंकि जो डिस्काउंट मिला वो तो माइनस हो गई, बिल्कुल है ना। जीएसटी के देखते हैं ना हम, मतलब जो उस पे जीएसटी चार्ज होती है अभी, उसको बिल्कुल माइनस करेंगे या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बस सर यही डाउट था। ठीक है जी, और डन करें इसको। सर 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 मेरा एक डाउट। जी। सर मुझे पूछना था कि सर जैसे अब अकाउंट्स में और टैक्स में सर फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, तो मतलब कि फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं सर बहुत सारे, तो मतलब कि डायरेक्ट पेन से बना दूं कि मतलब पेंसिल से बना सकूं, मतलब पेंसिल से बनाऊं कि डायरेक्ट पेन से बनाऊं एग्जाम में? नहीं, डायरेक्ट टाइम पेन कम लगता पेन से बना दो यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। और मतलब पेंसिल से बनाओ, पेन से बनाओ, मैटर ये नहीं करता। आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अब देखो, टैक्स का पेपर लेंदी आता है, ये तो आप मान के चलो। है। ठीक है ना, तो आप कह रहे हो 85 90, मैंने कहा ना, उसके लिए पूरी जान लगानी पड़ती है। और जान क्या लगानी, के लिए कम से कम घर में 1 घंटा देना पड़ता है उसकी प्रेजेंटेशन पे ही। ठीक है ना, प्रॉब्लम हम्म। क्या होती है, हमारा हम आलसी हो जाते हैं। कहते हैं यार घर में कौन टेबल बनाएगा, कौन लिख के देखेगा, पेपर में ही लिख लेंगे। तो जो सोचते हैं कि पेपर में ही लिख लेंगे, तो फिर वही बाहर आके बोलते हैं 60 नंबर का हुआ। क्योंकि पेपर में पहली बार हाथ चलता ही नहीं है। ये सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, ये बात ध्यान रखना मेरी बात। और मैं 11 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक ही पेपर पढ़ा रहा हूँ टैक्स का, तो मुझे ज्यादा पता है कि बच्चों की दिक्कतें क्या आती हैं। ठीक है ना, तो टैक्स का पेपर ऑलवेज लेंदी बनेगा। तो जितने भी आज तक आपने मार्क्स देखे होंगे 85, इवन 80 भी लाना टैक्स में भाई साहब गनीमत है। ठीक है, तो 85 80 वो मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम क्या, उसके लिए पेपर 100 नंबर का होना चाहिए ना। आप समझो मेरी बात। बच्चे के 60 65 नॉर्मली आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे अगर इसका देखो, टैक्स में नंबर नहीं कटने, अगर प्रैक्टिकल सही है तो नंबर पूरे मिलने हैं। तो टैक्स में 60 65 मिल जाएंगे। रीजन क्योंकि वो करके ही 75 80 का आया होगा। जिसके टैक्स में 100 नंबर का पूरा होगा, तब जाके वो सोच सकता है कि 85 या 90 आएंगे। और 100 नंबर का करने के लिए कम से कम वो घर में पिछले 9 महीने से लगातार आधा घंटा प्रैक्टिस कर रहा हो, लिखने की, प्रोविजन टेबल बनाने की, प्रेजेंटेशन लिखने की। तब जाके उसका पेपर में हाथ चलता है। तब मैं तो और टेबल सर पेन से ही बना देता हूँ, मतलब कि जब भी हाँ। फॉर्मेट तो मैं जस्ट अच्छे से प्रेजेंटेशन करता हूँ, मतलब पेन से ही डायरेक्ट कर देता हूँ, हाँ, कोई पेंसिल यूज दिक्कत नहीं नहीं यार, करता हूँ। पेन से बनाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है। मेन है प्रेजेंटेशन मैटर करती है, पेन पेंसिल को ये नहीं है कि टेबल पेंसिल से ही बननी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस कटिंग कम से कम हो, लिखा हुआ समझ में आ रहा हो आपने क्या लिखा है। ठीक है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर को चाहिए होती हैं। तो सर फाउंडेशन में सर मैंने भी सर अकाउंट में पूरा पेन ही यूज किया था एग्जाम में। क्या चीज है? फाउंडेशन में सर अकाउंट्स में मैंने पूरा ब्लैक पेन से ही पूरा बना दिया था अकाउंट, मतलब हाँ पेंसिल लेके ही नहीं किया था। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पेंसिल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेन जहाँ आपका टाइम बच रहा हो बस यार। सर ठीक। जी। सर मैं ऐसे बोल रहा था सर, जैसे एक एक तो एमसीक्यू आते हैं सर, सिंगल वाले, जो सर हम्म। उसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है सर। सर एक आते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, हाँ, तो उनके लिए क्या अप्रोच रहनी चाहिए सर, मतलब? वो अप्रोच यार कुछ भी नहीं है। जैसे आप ये समझो, पहली बात तो वो एमसीक्यूज नहीं होते। ठीक है, मतलब देखने को तुम्हें एमसीक्यूज लगेंगे। जैसे आपके मॉड्यूल में नहीं, आपको मैं एक पीडीएफ, शायद पता नहीं मैंने डाला है नहीं डाला, मेरे को कोई बच्चा आज याद करवा देना शाम को। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ऊपर केस स्टडी बेस एमसीक्यूज की पूरी बुकलेट है, टेक्स की भी है। वो यस हर सर। हर अटेम्प्ट के लिए नहीं निकालता है। तो हम्म। केस स्टडी बेस एमसीक्यूज कुछ भी नहीं है यार।
जैसे एक क्वेश्चन बन गया पूरा बड़ा सा, ठीक है, उसमें दो तीन चैप्टर उसने मिक्स कर दिए, क्वेश्चन आपको पूरा ही सोल्व करना है, उसके अंदर से वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा दो दो नंबर के, बस ये एमसीक्यूज है। ठीक है अच्छा। ना? तो आप उसको ये मत समझो यार एमसीक्यूज कैसे आएंगे क्या बनेगा, सिंपल सी बात समझो, मैंने तुम्हें कैपिटल गेन का एक क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन देने के बाद तुमसे पूछ लिया कि बताओ उसकी कोआ क्या होगी, बताओ उसके कैपिटल गेन कितने होंगे, बताओ 54 में एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, बस ये एमसीक्यूज बन गए उसके। और सप्लाई एंड ठीक रेशो है, बहुत। तो वो क्वेश्चन जो होगा वो पूरा बड़ा ही होगा, सोल्व हमें पूरा करना पड़ेगा, उसके बेस पे हमें उसके आंसर देने हैं जी। ओके। हाँ और जी। सप्लाई, और अगर ये नॉट आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर पॉइंट ऑफ टैक्स। क्या कह रहे हो? कह रहे आवाज सप्लाई, किसकी आ रही है बहुत ज्यादा? वाउचर में सप्लाई आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इशू वाउचर बन जाएगा डेट ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्सेबल। तो आइडेंटिफिएबल नहीं है तो डेट ऑफ रिडम्पशन, वाउचर का रिडम्पशन जो डेट होता है वो बन जाएगा। क्या कह रहे हो नालायक, मेरे को तो लगा पूरा एक तो एक सुपारी आउट ऑफ योर। है, क्या कहना चाह रहा है मेरे को बताएगा कोई? सर वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है खुद से और माइक ऑन करके भूल गया। अच्छा, मेरे को वही समझ में मैं नींद में कोई या बच्चा बोल रहा होता है ना। ब्रेकफास्ट कर नहीं रहे नहीं नहीं सर, क्वेश्चन पूछता है बट वो थोड़ा उसका बोलने का स्टाइल दूसरा है। कुछ पी रखा है शायद। नहीं, पीछे से कोई आवाज आ रही है बहुत ज्यादा ना, तो क्लियर नहीं आ रही आवाज। सर वो पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का बता, पॉइंट ऑफ सप्लाई का बता रहा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन का डाउट हम पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट संडे जी। ठीक है, नेक्स्ट संडे जो भी डाउट्स होंगे तो पीओटी साइड के। हाँ साइड इफेक्ट है धीरे धीरे बात करने, हैं। उसका साइड इफेक्ट है सर धीरे धीरे बात करने का रात में। हाँ चलो ठीक है, अब इसको पैकअप करते हैं जी। अब नेक्स्ट संडे का टारगेट मैं सर दोबारा दे रहा हूँ, एक तो कॉम्पोजिशन लेवी हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, और आपका टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर हो गया। तीन चैप्टर आपने अच्छे से रिवाइज करके आने हैं, इसके मॉड्यूल से अपने क्वेश्चन सारे करके आने हैं। कोई भी डाउट्स होगा आपने नेक्स्ट संडे से पहले मुझसे पूछना है, और वेनेसडे या थर्सडे को जो आज हमने डाउट्स लिए उसका टेस्ट बना के मैं आपको दे दूंगा, वो आपने सोल्व करना है। और अगर उसमें कोई डाउट होगा उसके आंसर भी डाल दूंगा मैं, अगर उसमें कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट संडे पहले अब वो होंगे और देन फिर आगे चलेंगे जी। सर मेरा जी। एक डाउट है सर। ओके सर। बोलो। सर जैसे ये 3 चैप्टर से रिवाइज करके आना है सर, जी। और डेली अगर 1 आवर देते हैं सर हम लोग, हाँ, हम्म। तो एक वीक में 7 आवर होता है सर, तो 3 चैप्टर तो करने में सर 7 आवर लग ही जाएंगे सर। तो मतलब जैसे बुक से क्वेश्चन हो गया सर, मॉड्यूल से सॉल्व करना, ये सब मतलब कैसे हो पाएगा सर? क्यों नहीं हो पाएगा भाई? एक बात मेरे को बताओ यार, टाइम ऑफ सप्लाई आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा, उसके प्रोविजन में है ही क्या? चैप्टर कितने बड़े बड़े हैं? ठीक है, तो जो अब आपके पास 7 घंटे और 3 चैप्टर हैं। अब कॉम्पोजिशन लेवी वाला भी कितना मुश्किल चैप्टर है, उसमें मेन एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन ही तो है, उसके अलावा तो पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे सर टैक्स। इस वीक में की है सर, तो इस वीक में जैसे सप्लाई वाला चैप्टर भरा था सर, तो देखो उसमें सप्लाई वाला चैप्टर लेंदी था, सप्लाई वाले चैप्टर में काफी चीजें थी, 7(1)(a), AA, B, C, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, फिर उसकी क्लैरिफिकेशन, तो उसमें टाइम लग सकता है। बट कॉम्पोजिशन लेवी हो गया, या टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, या टैक्स इनवॉइस हो गया, इसमें प्रोविजन सिर्फ आपके 3 घंटे के अंदर ये 3 चैप्टर के प्रोविजन हो जाएंगे। आपको कम से कम 3.5-4 घंटे मिलेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो हो जाएगा, ट्राई करना, हो जाएगा। और सर बुक रीड नहीं कर रहे हैं तो क्या सर इससे मतलब अपना कॉन्फिडेंस लूज करना चाहिए या वैसा कुछ? बुक बुक रीड नहीं कर पा रहे, मतलब सिर्फ नोट्स, और आप मतलब सिर्फ आपके भरोसे चल रहे हैं। भाई नोट्स अगर कर रहे हो, नोट्स सफिशिएंट है। आप समझो मेरी बात यार, टैक्स में थ्योरी क्वेश्चन नहीं बनते, टैक्स में तुमसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा जीएसटी पोर्टल बताओ क्या होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेंगे प्रैक्टिकल बेस, और हमने सारे प्रोविजन जितने भी बुक्स में लिखे नोट्स में लिखे हुए हैं वो सारे प्रोविजन उसमें कवर हैं ऑलमोस्ट, और अगर उसके बेस पे आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लो आपसे हो सकता है। हाँ सर, मैं बस वही आपका नोट्स से कर रहा हूँ और बस वही रिवाइज कर रहा हूँ, बाकी मॉड्यूल ठीक का है, क्वेश्चन बस। चलो जी, तो फिर बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट संडे को। ठीक है, मतलब चलो। बीच में आपके टेलीग्राम पे मैं एक दो बार आपसे मिलता रहूंगा। आप और ग्रुप 2 को अच्छे से करके चलो, तैयारी करके चलो, पूरे प्लान बना के चलो। और मैं ये बोलूंगा हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए आपकी, बस मैं ये मत सोचना जनवरी में एग्जाम है, जनवरी के एग्जाम को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, वीकनेस मत बना लेना बस। क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ, उंगली उठाने वाले तुम पे बहुत उंगली उठाएंगे कि जब तुमसे इतना टाइम में नहीं हो सका तो फिर कब होगा, क्योंकि टाइम तुम्हें बहुत मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये अटेम्प्ट में तुम्हें ओके निकालना सर। ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि फिर जब जब नहीं निकलता फिर 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि तुम्हें तो 1.5 साल मिला था, 1 साल मिला था, 1.25 साल मिला था। तो उन क्वेश्चन का जवाब तुम्हें ना देना पड़े, उन क्वेश्चन का जवाब तुम्हारा रिजल्ट दे, तो वो लेवल का काम करना तुम बस।
ठीक है, तो उस लेवल के काम करना सर बच्चे पर ध्यान दो जी। सर जो आपने कंपोजिशन लेवी वाला टॉपिक दिया वो चैप्टर 3 में है, तो मतलब कल अकेला सेक्शन 10 नहीं करना है या पूरा चैप्टर 3? नहीं नहीं, सिर्फ सेक्शन 10। ओके ओके सर। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक मच, यू बाय सर। बाय, गॉड बाय ब्लेस यू, सर। जय श्री राम। बाय सर। बाय बाय, लव यू ऑल, जय बाय श्री बाय, राम। सर एक सॉन्ग। बाय सर। चलो बाय चलो चलो चलो। बाय। बाय सर। बाय।